गुड इवनिंग भाई सभी को। तो चलिए जी, आज हम बात करते हैं हमारा जो यूनिट टेस्ट का जो सेशन चल रहा है, मतलब हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है। और उस टेस्ट सीरीज में जो हमारा लास्ट अभी संडे को कल की डेट में जो आपका यूनिट टेस्ट कंडक्ट हुआ था, उस यूनिट टेस्ट के सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। और आज यूनिट टेस्ट के सेकंड पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे हम, और एक दो दिन में यूनिट टेस्ट फर्स्ट का भी सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है। तो देखो, यूनिट टेस्ट जो हमारे मतलब जो हमारी जो टेस्ट सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है, वो टेस्ट सीरीज के कॉन्सेप्ट में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जाती है। और पूरे राजस्थान में लगभग 60 शहरों से ज़्यादा शहरों में एक साथ टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जाती है। जयपुर में हमारा जो खुद का जो ऑफलाइन टेस्ट सेंटर है, वहाँ पे टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जाती है। और आप सभी जो टेस्ट जो देते हैं, उस टेस्ट का जो रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स आपके ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आपका उसी टाइम पे सेम डे आपके 6 PM अनाउंस कर दिया जाता है। और जो ऑफलाइन स्टूडेंट टेस्ट देने आते हैं, उनका रिजल्ट 2 to 3 डेज में आपके अनाउंस कर दिया जाता है। ठीक है। अब जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज में आपको टॉपिक जो होते हैं वो आपके डिवाइड होते हैं टॉपिक, और टॉपिक्स के बेस पे आपकी टेस्ट सीरीज कंडक्ट होती है। 4 टेस्ट होने के बाद में चारों टेस्ट का कंबाइन करके और फिर एक माइनर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। और इसी टाइप से धीरे धीरे जो माइनर टेस्ट होते हैं आपके मेजर टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर आपके फिर उसके बाद में आपके मॉक टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और धीरे धीरे करके आप फाइनल टेस्ट की तरफ बढ़ोगे। ठीक है। तो आपका जो टेस्ट सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपकी जो रिवीजन है वो लगभग आपके 7 से 8 बार आपका रिवीजन होने वाला है। उन सारे पॉइंट्स के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और आज का टेस्ट का जो सॉल्यूशन है, उसमें सबसे पहले मैं आपको डीबीएमएस के जो क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। उसके बाद में सैनी सर अपने पार्ट का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। ठीक है। अभी छोटा सा एक मैं ऑफर के लिए बता देता हूँ आपको। जैसे अभी आपको पता है कि अभी रामनवमी आने वाली है, तो रामनवमी को उपलक्ष्य में कॉम्पिटेक के सभी कोर्सेज पे आपको अच्छा खासा ऑफ मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपके जो कोर्सेज की फीस है वो भी आपकी कम हो जाएगी, साथ में आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट, आपको कूपन कोड के रूप में 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप रामनवमी कूपन कोड अप्लाई करते हो। तो ये जो आपका ऑफर है, ये ऑफर आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा और 26 तक ये आपका ऑफर रहेगा। तो आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हो और हमारे कोर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हो, तो आप ये ऑफर्स के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है। अब हम टेस्ट में सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। और जो मेरे जो क्वेश्चंस आपके टेस्ट में स्टार्ट हो रहे थे, वो आपके 46 से स्टार्ट हो रहे थे ना। तो सबसे पहले 46 से हम क्वेश्चंस को शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ तक जो क्वेश्चन थे आपके सैनी सर के क्वेश्चन थे। एमएस आपका शायद इस बार जो भी आपके सैनी सर का जो पार्ट था वो सैनी सर करवाने वाले हैं। लेकिन हाँ, अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था डीबीएमएस का। अगर मैं मेरी बात करूं तो टॉपिक्स में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर जो टॉपिक आपको गिवन था, देखो छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना। यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब जो यूनिट टेस्ट जो है, यूनिट यूनिट जो टेस्ट है, ये यूनिट टेस्ट नंबर आपका कौन सा नंबर का था? 6 नंबर था। ठीक है। और डीबीएमएस का जो यहाँ पे टॉपिक था, डीबीएमएस का जो टॉपिक था, वो टॉपिक आपका था कौन सा? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और साथ में आपका आपका यहाँ पे टॉपिक कौन सा था? ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन इन डेटाबेस। तो ये टॉपिक आपके इस बार आपके टेस्ट में पूछे गए थे। और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपसे टेस्ट में पूछे गए थे, उनके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे विचार कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और पहला क्वेश्चन ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसक्यूएल व्यू। अब देखो, एसक्यूएल में जो व्यू होता है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, उनके बारे में आपको विचार करना है। तो एसक्यूएल में अगर व्यू की बात करें, तो व्यू एक बेसिकली एसक्यूएल में क्या होता है, एक वर्चुअल टेबल होती है। क्या होता है? एक वर्चुअल टेबल होती है। इसका मतलब होता है एसक्यूएल में जब हम व्यू क्रिएट करते हैं, तो उसका कभी भी कहीं पे कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। उधर 2022 के जो बीसीआई का पेपर था, उसमें भी आपके व्यू से रिलेटेड 2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। तो एसक्यूएल में व्यू का मतलब होता है वर्चुअल टेबल, जिसका कहीं कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और इसको हम हमेशा मास्टर टेबल पे क्रिएट करते हैं, और जिसमें हम रेस्ट्रिक्शंस के साथ क्रिएट करते हैं किसको? व्यू को। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखवा रखे नोट्स में। अब पढ़ लीजिए आप स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, व्यू डज नॉट स्टोर डेटा फिजिकली इन डेटाबेस। बिल्कुल सही बात है, व्यू का डेटा कहीं भी फिजिकली स्टोर नहीं किया जाता है। और इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आपके 2022 में पूछा गया था, जिसमें भी आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स के बेस पे क्वेश्चन था और आपको यहाँ पे चूज करना था। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, व्यू ऑलवेज कंटेंट ऑल रो ऑफ द बेस टेबल। व्यू आपके बेस टेबल की सभी रो को आपके कंडक्ट करता है क्या? नहीं, ऐसा जरूर नहीं है। आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, आप रेस्ट्रिक्शन लगा के, और आप सभी रो को लेना जरूर नहीं है। आप सभी रो को लो, ऐसा कोई जरूर नहीं है। व्यू के ऊपर भी आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। अच्छा, व्यू कैन बी यूज टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सर्टेन कॉलम ऑफ टेबल। व्यू में हम किसी स्पेसिफिक सर्टेन कॉलम को ही हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप स्पेसिफिक कॉलम्स की सहायता से व्यू क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर का बन जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर ना। व्यू में हम जो रो होती है ना, उन रो के ऊपर भी हम क्या लगा सकते हैं? लिमिटेशन लगा सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना आपको। व्यू में रो और कॉलम दोनों के बेस पे हम लिमिटेशन लगा सकते हैं व्यू की सहायता से। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए जी,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच एसक्यूएल क्लोज इज यूज टू इलिमिनेट डुप्लीकेट रो इन द रिजल्ट सेट। देखो आपके रिजल्ट सेट में डुप्लीकेट डुप्लीकेट रो है ना, जैसे मान चलो आप कोई भी टेबल है वहां पे आपको डुप्लीकेट रो को आपको रिमूव करना है, तो इसके लिए आप कौन सा कीवर्ड काम में लेते हो एसक्यूएल का, तो उसके लिए तो डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है। जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे आपने लिखा एसक्यूएल के अंदर स्टेटमेंट लिखा सेलेक्ट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट की बात करें, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट और साथ में क्या लिख दिया आप लिखा सिटी, सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखो इसमें इसमें क्या होगा, इसमें अगर मान के चलो आपके एम्प्लॉय टेबल्स के अंदर अगर जो सिटी कॉलम है, वो सिटी कॉलम में अगर मान के चलो कि आपके पास में सेम नाम की एक ज्यादा सेम नाम की अगर सिटी है, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आपके डुप्लीकेट्स आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको ना। चलिए जी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसक्यूएल ज्वाइन। एसक्यूएल में ज्वाइन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, तो भाई ज्वाइन में हम बेसिकली करते हैं क्या, दो या दो से ज्यादा टेबल्स को ज्वाइंस करते हैं। ठीक है, अच्छा पहले स्टेटमेंट इनर ज्वाइन रिटर्न रिटर्न रो दैट सेटिस्फाई द ज्वाइन कंडीशन इन बोथ टेबल। देखो इनर ज्वाइन का मतलब ये होता है कि दोनों टेबल्स में जो कंडीशंस आपके सेटिस्फाई होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर ज्वाइन करते हैं, उसी कहते हैं इनर ज्वाइन। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन रिटर्न ऑल रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। बिल्कुल सही बात है, लेफ्ट ज्वाइन में सभी सभी आपकी लेफ्ट टेबल की सभी रो रिटर्न होती है, और मैच रो फ्रॉम द राइट टेबल। बिल्कुल सही बात है, देखो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होता है, लेफ्ट ज्वाइन मतलब लेफ्ट टेबल के तो सभी सभी रिकॉर्ड्स, ठीक है, और राइट में सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, किसमें, लेफ्ट ज्वाइन में। अच्छा उसके बाद फुल ज्वाइन रिटर्न ओनली अनमैच्ड रो, नहीं नहीं फुल ज्वाइन में ओनली अनमैच नहीं, ओनली अनमैच मैच। ठीक है, रिवर्स लिख दिया, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट। तो ज्वाइन के ऊपर आपके स्टेटमेंट थे, उसमें आपके फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपके राइट स्टेटमेंट है। देखो आप जब टेस्ट का सॉल्यूशन देखते हो ना, तो आप टेस्ट के सॉल्यूशंस में हमेशा एक हैबिट अपना लो कि टेस्ट के सॉल्यूशंस को देखने के बाद में आपको ये चेक करना है कि आपने गलतियां कहाँ पे की है ना। अगर आप गलती पकड़ना सीख लेते हो ना, तो ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है आपकी। भाई तैयारी करने का सबसे पहला वे क्या होता है, आप सब्जेक्ट को स्टडी करो, कॉन्सेप्चुअल चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल चीज अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपको आपको उस सब्जेक्ट में डेप्थ पकड़ हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यू सोल्व करने हैं और आपको टेस्ट देने हैं। टेस्ट में आपको ये चेक करना आपने गलती कहाँ पे की, टेस्ट देते समय आपसे क्या गलती हुई है, ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रुप बाय क्लोज। अब देखो ग्रुप बाय क्लोज के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है। अब ग्रुप बाय क्लोज की बात करें तो मान के चलो हमारे पास में एक टेबल है जिसमें एक कॉलम है डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट में जैसे एंट्री है सी एस, फिर एंट्री है एम ई। अब देखो ग्रुप बाय क्लोज क्या करेगा, सी एस का एक अलग ग्रुप बना देगा, एम ई का एक अलग ग्रुप बना देगा। ये काम कौन करे, ग्रुप बाय क्लोज करेगा। ठीक है, इसके बारे में आपको पता है। अच्छा ग्रुप बाय इज यूज विद एग्रीगेट फंक्शन। ग्रुप बाय आपके एग्रीगेट फंक्शन के साथ काम करता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप क्या करते हो, आप सिमिलर वैल्यू ग्रुप बनाते हो तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ इस काम करते हो। अब देखो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर कौन कौन फंक्शन की बात करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन के अंदर कौन सा हो गया, जैसे हमारा कौन सा हो गया, सम हो गया, काउंट हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया, ठीक, एवरेज हो गया। ठीक, अच्छा सही बात है। कॉलम इन सेलेक्ट मस्ट आइदर बी ग्रुप बाय और एग्रीगेट। देखो अगर आपने कोई कॉलम सेलेक्ट के साथ आपने काम में ले रखा है, तो वो कॉलम आपके आपके ग्रुप बाय में होना बहुत जरूरी है, ये आपकी कंडीशन होती है। ठीक, अच्छा ग्रुप बाय ऑलवेज सॉर्ट द रिजल्ट ऑटोमेटिक ना, ग्रुप बाय आपके रिजल्ट्स को सॉर्ट नहीं करता। रिजल्ट्स को सॉर्टिंग करना है ना, रिजल्ट्स को सॉर्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर बाय क्लोज को काम में लेते हैं। किस काम लेते हैं, ऑर्डर बाय क्लोज को हम सेपरेटली काम में लेते हैं। ऑर्डर बाय क्लोज को सेपरेटली काम लेते हैं, तो यहाँ पे राइट स्टेटमेंट क्या मिल जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ऑर्डर बाय क्लोज होता है, उसको काम में लेते हैं। रिजल्ट्स को क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, रिजल्ट्स को हम करने के लिए क्या करने के लिए, सॉर्टिंग। नेक्स्ट एसर्शन, कथन की बात कर लेते हैं। हैविंग क्लोज इज यूज टू फिल्टर ग्रुप इन एसक्यूएल। देखो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हैविंग जो होता है ना उसको हम काम में लेते हैं ग्रुप बाय के साथ। किस साथ काम में लेते हैं, ग्रुप बाय के साथ। अगर आपने ग्रुप बाय क्लोज को काम में ले रखा है, तो आप वेयर को काम में ना लेके किसको काम में लेते हो, हैविंग काम में लेते हो। किसके लिए, आपकी ग्रुप की कंडीशंस के लिए। ठीक है, अच्छा हैविंग इज इवलेटेड आफ्टर ग्रुप बाय क्लोज। हैविंग जो होता है उस ग्रुप बाय क्लोज के बाद काम में लेते हैं, मतलब हैविंग जो होता है उसको हम क्या करते हैं, इवलेट करते हैं ग्रुप बाय के बाद। बिल्कुल सही बात है, पहले हम ग्रुप बाय के सहायता से हम क्या करते हैं, हम सिमिलर वैल्यू ग्रुप बनाते हैं, फिर हम हैविंग को काम में लेते हैं। ये भी बिल्कुल सही है रीजन इसका। तो यहाँ पे दोनों ही सही है और आर आपका करेक्ट रीजन है।
को हैविंग हम इसलिए काम में लेते हैं ग्रुप बाय के साथ, क्योंकि सबसे पहले हम ग्रुप बाय के थ्रू क्या बनाते हैं, सिमिलर वैल्यू ग्रुप बनाते हैं, फिर हैविंग क्लोज पे हम क्या करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है आपकी सही बात है। चलिए जी, कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल क्यूरी, फाइंड द करेक्ट आउटपुट। आपके एसक्यूएल क्यूरी के अंदर आपको करेक्ट आउटपुट फाइंड करना है। देखो, जब भी एसक्यूएल क्यूरी में सब क्यूरी गिवन होती है ना, तो सबसे पहले आपको सब क्यूरी को सोल्व करना होता है। ना ये अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल में। जब भी आपके सब क्यूरी गिवन होती है तो सबसे पहले किसको सोल्व करोगे, सब क्यूरी को। चलिए जी, सब क्यूरी सोल्व कर लीजिए। ये सब क्यूरी है, ये किसका पार्ट है, सब क्यूरी का पार्ट है, इसको बोलते हैं सब क्यूरी। ठीक, अच्छा, सेलेक्ट मैक्स, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। इसका मतलब एम्प्लॉय टेबल्स में आपको मैक्सिमम सैलरी ना वो सेलेक्ट हो जाएगी। अब मान के चलो एम्प्लॉय टेबल मैक्सिमम सैलरी कितनी है, मैक्सिमम सैलरी मान के चलो कितनी है, 25,000 है। तो यहाँ पे एक एक पर्टिकुलर एक हमारे पास में क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई, मैक्स सैलरी की एक वैल्यू आ गई, यहाँ पे कितनी आ गई, 25,000 आ गई। चलिए जी, अच्छा, उसको देखो लेस देन का, लेस देन मतलब ये क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ पे आप कंपेरिजन किससे करें, लेस देन। इसका मतलब जो सैलरी है ना वो इससे लेस देन होनी चाहिए। अब मतलब सैलरी के अंदर 25,000 नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या करें, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सैलरी के अंदर मैक्सिमम सैलरी थी ना 25,000, उस 25,000 को छोड़कर बाकी जो सैलरी है उसकी मैक्सिमम सैलरी क्या है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सेकंड हाईएस्ट सैलरी हो जाएगी। देखो, सेकंड हाईएस्ट सैलरी लिखने के बहुत सारे स्टेटमेंट्स है, मतलब सेकंड हाईएस्ट सैलरी है ना वो आप एसक्यूएल में आप काफी स्टेटमेंट से लिख सकते हो। यहाँ पे एक एक तरीका ये भी है जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं, सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ईएमपी टेबल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना। और मैंने सेकंड हाईएस्ट सैलरी लिखने के लिए आपको मैंने असाइनमेंट भी दिया था। आप जरूर नहीं इस टाइप से लिखो, आप इसके अलावा भी आप अदर टाइप से भी आप सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे आपकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ जाएगी। चलिए जी, कंसीडर द फॉलोइंग फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिलीट एंड ट्रंकेट। अब देखो, आपके पास में एक तो क्या है डिलीट है और एक क्या है ट्रंकेट है। अब डिलीट और ट्रंकेट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले डिलीट आपकी किसकी कमांड है, डीएमएल कमांड है। डिलीट किसकी है, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड है। और ट्रंकेट किसकी है, डीडीएल की, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। अब डिफरेंस क्या क्या होता है समझो। डिलीट ऑपरेशन कैन बी रोल बैक, डिलीट के द्वारा अगर आपने कुछ भी डिलीट कर दिया तो क्या उसको रोल बैक कर सकते हो, वापस प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। डिलीट के द्वारा डिलीट किया गया डेटा को वापस रोल बैक किया जा सकता है। अच्छा, ट्रंकेट रिमूव ऑल रो एंड जर्नली कैन नॉट बी रोल बैक। ट्रंकेट के अंदर सभी सभी रो को रिमूव कर दिया जाता है, सभी रिकॉर्ड्स को रिमूव कर दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और इसको रोल बैक नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। ट्रंकेट आपके टेबल्स के स्ट्रक्चर को छोड़कर टेबल मौजूद सभी डेटा को हटा देता है, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर सेफ रखता है। अगर ड्रॉप की बात करोगे तो ड्रॉप आपके टेबल का स्ट्रक्चर्स और टेबल का डेटा सब एक साथ हटा देता है और उसको वापस से रोल बैक नहीं कर सकते। सबके बारे में बता रखा है। चलिए जी, ट्रंकेट एक्टिव ट्रिगर नहीं, एक्टिव ट्रिगर नहीं भी, एक्टिव ट्रिगर एक अलग अलग पार्ट होता है। ट्रंकेट एक्टिव ट्रिगर नहीं होता, एक्टिव ट्रिगर एक अलग पार्ट होता है, ये सेपरेट मैंने बता भी रखा है। ट्रिगर्स के बारे में बेसिक डेफिनेशंस मैंने आपको लिखा भी रखी है, जो आपके ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड आपका सही है। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं, विच एसक्यूएल ऑपरेटर कंबाइंड रिजल्ट ऑफ टू क्यूरी एंड रिमूव डुप्लीकेट टपल। ये कह रहा है कि ऐसा एसक्यूएल ऑपरेटर कौन सा है जो दो क्यूरी का रिजल्ट्स को कंबाइन करता है और आपके किसको, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है। दोनों यूनियन जो होता है, यूनियन, यूनियन क्या करता है, दो दो क्यूरी को कंबाइंड रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट। अब देखो, डुप्लीकेट को रिमूव करता है, दो को कंबाइंड करता है कौन, यूनियन। अगर आपको डुप्लीकेट भी चाहिए, अगर आपको डुप्लीकेट भी चाहिए तो डुप्लीकेट चाहिए तो फिर आप इसके अलावा किसको काम में लोगे, फटाक से बता दीजिए। अगर आपको डुप्लीकेट भी चाहिए तो आप किसको काम में लोगे, भाई ये तो डुप्लीकेट रिमूव कर देता है। तो डुप्लीकेट भी चाहिए तो किसको काम में लोगे, यूनियन ऑल, यूनियन ऑल, ये ध्यान रखना आपको, किसको हम लोग, यूनियन ऑल को। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोट, देखो भाई, ऑनलाइन कोर्स के अंदर जो भी आपकी टर्म्स कंडीशन होती है, कोर्स के एक्सटेंड वगैरह की जो भी जो आपके सामने जो टर्म्स कंडीशन लिखी जाती है वो आपके सामने बिल्कुल ओपन लिखी जाती है। ठीक है, जब भी आप कोई कोर्स परचेज करते हो और आप एग्जाम डेट डिक्लेयर होने से पहले कोई कोर्स परचेज किया है तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैलिडिटी 1 साल हम देते हैं। 1 साल के बाद हम आपसे ऐप हैंडलिंग चार्ज लेते हैं 1,000 रुपये, उसके बाद आपका कोर्स एक्सटेंड करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से हमने प्रॉपरली मेंशन कर रखा है, एप्लीकेशन में शुरू से मेंशन कर रखा है। ठीक, उसके बाद में कुछ स्टूडेंट जो है
भाई सिंपल सी बात है कि आपका गुरु जब आपके सामने इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप सोच के देखो कि आप सबके लिए इक्वल जो कंडीशंस जो बनाई गई, वो सबके लिए इक्वल है। अब कोई स्टैंड जो है वो आप इस चीज को लेके आप इतना ज्यादा वो कर रहे हो, आप ट्वीट वगैरह कर रहे हो, भाई क्या मतलब निकलता है भाई? आप सोच के देखो, आप यहाँ पे हमारे को पूरे कोर्स के 3 से 4 हज़ार रुपए देते हो, जिसके आपकी जिसमें हम आपको लाइव बना के देते हैं आपकी। आपने अब तक अपने जीवन काल में पता नहीं कितने लाख रुपए खर्च कर दिए, उसके बाद भी आपके हाथ में अभी तक कुछ नहीं आया, आपके हाथ में जॉब तक नहीं आई। और यहाँ पे एक गुरु को आप ऑनलाइन 3 से 4 हज़ार रुपए दे रहे हो, और उसके बाद में आपका जब कोर्स एक्सपायर होता है, आपको वैलिडिटी एक्सटेंड का 1 हज़ार रुपए जो लेते हैं वो आपके सबसे ले रहे हैं। ठीक है। और वो चीज करने के बाद में, उसके बाद में आप ये चीज कर रहे हो, तो आप सोच के देखो कि आपने अपनी लाइफ में जो लाखों रुपए खर्च किए, स्कूल कॉलेजों में जो दिए हैं, उनमें उनमें आपने आज तक कभी सोचा है लाइफ में कि आपने जो वहां पे रुपए खर्च किए वहां से आपको कुछ नहीं मिला? यहाँ से आपका करियर मिल रहा है आपको। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में मान के चलो कोई स्टूडेंट है, अभी जैसे आप कमेंट्स कर रहे हो, आप पुष्पिंदर, मैं आपको बताता हूँ, आप कमेंट्स कर रहे हो, आपने ट्वीट कर दिया, आपने कोर्स परचेज किया, हमने आपको हेल्प किया, आपको रिलीफ दी, आपने अपने दोस्त को कोर्स परचेज करवाया, आपने कहा सर गरीब है, हमने सबसे कम फीस में आपको दोस्त के कोर्स दिया कहने की वजह से। दूसरा, आप 200 रुपए हमारे पास बेच कर आप कह रहे हो कोर्स रिन्यू कर दो, भाई क्यों कर दो भाई? दूसरे को स्टूडेंट नहीं कि हमारे हमारे सब इक्वल स्टूडेंट है, अगर 1,000 रुपए रिन्यूअल चार्ज है तो सबका 1,000 रुपए रिन्यूअल चार्ज इक्वल चलता है। ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छे से सुन लीजिए, मैंने आपको बता भी दिया, जनरली डिस्कशन नहीं करता, लेकिन आपको अच्छे से बता दिया, आप सुन लीजिए। और सबके लिए इक्वल होता है तो इक्वल है तो है। और मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके रिजल्ट्स कन्वर्ट कर रहे हैं। और इतनी मेहनत और इतने रिजल्ट्स में जो हम कर रहे हैं ना, वो रिजल्ट्स के रूप में जो काम कर रहे हैं, उसमें आपके आपके हाथों से निकले हुए 3-4 हज़ार रुपए एक गुरु के रिजल्ट्स के रूप में देखो कि आपने लाखों रुपए खर्च करने के बाद आपने 3-4 हज़ार में अपनी जीवनी बनाई है पूरी। आप ये देखना, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम लाइफ में आपका ये होता है कि अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो इस टाइम पे। और आप जब पढ़ोगे ना और आपका रिजल्ट्स कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ये जो आपके सामने जो 3-4 हज़ार रुपए जो आप देते हो ना ऑनलाइन कोर्स के रूप में, कुछ भी नहीं है 3-4 हज़ार कीमत। ठीक है। आज के दिन कहीं मार्केट में निकल जाओगे ना, एक बार खाना खाने के लिए इतने रुपए खर्च हो जाते हैं। सोच के देखना कभी कौन कितनी सी कीमत लेते हैं आपके ऑनलाइन कोर्सेज की, उसके बाद में इतने एफर्ट्स करते हैं आपके लिए। सुबह से पढ़ाने लगे पड़े, अब सुबह से पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू, मेरी लगातार मेरी शाम को 5:30 से 8 बजे तक क्लास थी, 8:15 सोल्यूशन था, तो बिना कुछ खाना पीना खाए लगातार सोल्यूशन करवा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है। रात को 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, और ये कंडीशन कंटिन्यू चलती रहती है। ये इतनी मेहनत होती है, तो उसके बावजूद जाके आपका रिजल्ट निकलता है। ठीक है। और इतने एफर्ट जो हम कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स आपको करने होते हैं, तब जाके आपका एक रिजल्ट काउंट होता है, रिजल्ट कन्वर्ट होता है आपका। ठीक है। हम्म। हम यहाँ पे, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं ये चीज हमेशा दिल से कहता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट के साथ जुड़ता हूँ ना, तो मैं हमेशा उसके साथ उसकी वाइफ्स के साथ जुड़ता हूँ, और हमेशा एक रिजल्ट्स के ऊपर काम करता हूँ। आप लोग जब मेरे साथ जुड़ते हो ना, तो मेरे उस परिवार के सदस्य बन के जुड़ते हो, जो कॉम्प्यूटेक के अंदर आपको हर तरीके से फील करवाता है कि हाँ, यहाँ पे आप सिक्योर जोन में हो, आपका एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, आपको एक्स्ट्रा कोई बकवास नहीं किया जा रहा है साथ में, और साथ में आपको रिजल्ट्स कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है। और रिजल्ट्स कन्वर्ट करेंगे, रिजल्ट्स कन्वर्ट करके दिखाएंगे, इससे पहले भी दिखाएं, प्रोग्रामर में एक तरफा सिलेक्शन देके दिखा रखा है। आप आके देखो हमारे ऑफिस के बाहर, फोटो देखो, प्रोग्रामर में एक तरफा सिलेक्शन दिखा रखा है, रैंक के साथ में 10 में से 6 रैंक हमारे पास है प्रोग्रामर में। और इसके अलावा हमारे पास में इससे पहले जो रैंक की बात करें, उस रैंक में हमारे पास किस टाइप की रैंक है, सूचना सहायक में हमारी रैंक देखो, और आगे आने वाला जो एग्जाम है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इसमें हमारे रिजल्ट्स देखना आप। इसीलिए दिन रात लगे हुए हैं। और आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि क्लासरूम के रूप में, माहौल्स के रूप में, ऑनलाइन के माहौल्स के रूप में, टेस्ट के माहौल्स के रूप में, अपने जितना भी हमने आज तक हमारा जो भी हमने प्रॉमिस किए, वो प्रॉमिस आपके निभा के दिखाए है। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज का मैनेज रखा करो, किसी गुरु को बोलने से पहले आप बोल क्या रहे हो। आप ऑनलाइन 200 रुपए मेरे पास फोन पे करके आप एक कोर्स रिन्यू कर दो, भाई दूसरे बच्चे ने क्या, उनके पेरेंट्स ने क्या, जिनसे हमने 1,000 रुपए पेमेंट्स करवा कर फिर कोर्स रिन्यू किया है। ठीक है। और आपको इतनी हेल्प की है ना, उस पे अब मेरे को खुद को ऐसे शर्मिंदगी फील हो रही है कि मैंने आपकी हेल्प की है उस टाइम पे। ठीक है। बाकी बच्चे आपका जवाब दे रहे, तो आप खुद भी शर्म करो थोड़ी सी, कि आपके लाइफ में आपके लिए किया क्या है गुरु ने। जब आप कॉलेजों में जब बीटेक करके आते हो और आप बाकी जो डिग्री कोर्स करके आते हो, वहां पे लाखों रुपए आप फीस एक साथ देते हो, और आपका कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता वहां पे। और वहां पे सिर्फ एक आप एक पन्ना लेके आते हो हमारे पास, और हम जब नॉलेज देने की बात आते हैं, तो हमें पता है आप कितनी नॉलेज लेकर, तो हम किस टाइप की नॉलेज आपको दे रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद पूरी जीवनी बना रहे हैं आपका। ठीक है। हम्म। चलिए जी, तो हम अब बात कर लेते हैं, हम अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी सिलेक्शंस की बात करेंगे, 100% करेंगे, होगा वो तो। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसक्यूएल क्यूरी। एसक्यूएल क्यूरी के एसक्यूएल सब क्यूरी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे एसक्यूएल सब क्यूरी के स्टेटमेंट जो गिवन है उसमें हम बात करते हैं। एसक्यूएल सब क्यूरी कैन अपेयर इन वेयर क्लोज। एसक्यूएल सब क्यूरी को वेयर क्लोज के साथ अपेयर किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, किया जाता है। एसक्यूएल सब क्यूरी वेयर क्लोज के साथ क्या होती है, अपेयर होती है।
बिल्कुल सही बात है। एसक्यूएल कैन नॉट अपीयर इन फ्रॉम क्लोज, एसक्यूएल को क्या हम फ्रॉम क्लोज के साथ काम में नहीं ले सकते? कैन नॉट अपीयर, फ्रॉम क्लोज के साथ काम में ले सकते? ना ना, ले सकते हो, गलत स्टेटमेंट, ले सकते हो, ले सकते हैं। ठीक है, जब हम वर्चुअल टेबल्स को कंपेरिजन करने की बात करते हैं तब हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। ठीक, सही स्टेटमेंट है। चलिए जी, उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास में नेक्स्ट जो आता है वो नेक्स्ट आता है कि सब क्यूरी, जब सब क्यूरी कैन बी नेस्टेड मल्टीपल लेवल, बिल्कुल भी सब क्यूरी आपकी मल्टीपल लेवल पर नेस्टेड हो सकती है, नेस्टेड हो सकती है फर्स्ट एंड थर्ड। तो राइट स्टेटमेंट क्या बनेगा? फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो जितने भी आपके क्वेश्चन जो एसक्यूएल से रिलेटेड थे उसमें मैंने सभी सभी कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर दिए थे। ठीक है, और एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपके इससे बाहर जा सकता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करके मैंने आपको बता दिया, और एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपके इस इन इनसे बाहर जाएगा। ठीक है, और जब भी मैं कोई भी पेपर सेट करता हूँ आपके लिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके लेके आता हूँ। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट नल वैल्यू इन एसक्यूएल इज करेक्ट? एसक्यूएल में नल के बारे में सही कथन क्या है? क्या नल को आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो, नल इक्वल टू नल, ऐसे कंपेयर कर सकते हो? नहीं, गलत बात है, नहीं कर सकते, तो गलत है। नल वैल्यू आर इग्नोर्ड इन एग्रीगेट फंक्शन लाइक सम, बिल्कुल सही बात है। नल जो होता है ना वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एग्रीगेट जो फंक्शन होते हैं ना वो आपके नल को इग्नोर करते हैं, नल को काउंट नहीं करते। कौन? एग्रीगेट। एग्रीगेट के अंदर आप नल को क्या करते हो? इग्नोर करते हो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा था? सही स्टेटमेंट पूछा था। आरडीबीएमएस टेबल गिव बिलो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर टेबल। देखो आरडीबीएमएस की टेबल्स हैं, उसके अंदर आपको सही स्टेटमेंट्स आपको फाइंड करना है। सेलेक्ट काउंट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। देखो काउंट से हम क्या करते हैं? हम काउंट से क्या करते हैं? हम रिकॉर्ड काउंट करते हैं, रिकॉर्ड काउंट विदाउट नल, विदाउट नल, नल नहीं होना चाहिए भी। रिकॉर्ड काउंट करते हैं जिसमें नल नहीं होना चाहिए। अगर रिकॉर्ड काउंट करते हैं जिसमें नल नहीं होना चाहिए तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा? अब देखो काउंट मार्क्स 1 2 3 रिकॉर्ड काउंट हो रहे हैं, नल नहीं होना चाहिए, नल वाला काउंट नहीं होगा तो इसका मतलब कितना? 1 और 2 काउंट हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा? इससे पहले जस्ट मैंने एक क्वेश्चन लिया था उसमें मैंने आपको बताया था एग्रीगेट्स में जो होते हैं वो नल को हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके सामने है। भाई जो ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है ना वो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी परचेज कर सकते हो। ऑफलाइन अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे हमने एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप अपनी अदर जो जितनी भी सिटी है उन सभी सिटी में टेस्ट कैसे दे सकते हो वो पूरा प्रोसेस हमने बता रखा है, उसको देख लीजिए। विच एसक्यूएल कमांड रिमूव ऑल रो बट कीप टेबल स्ट्रक्चर? सभी सभी रो को रिमूव कर दे लेकिन टेबल स्ट्रक्चर आपका सेफ रह जाए। कौन सा? ट्रंकेट। कौन सा? ट्रंकेट है ना। डिलीट तो क्या होती है? डिलीट तो क्या होती है? रो डिलीट वन बाई वन, वन बाई वन। ट्रंकेट क्या होता है? ऑल ऑल रो डिलीटेड वंस। ठीक है, स्ट्रक्चर सेफ, स्ट्रक्चर सेफ, सभी रो एक साथ डिलीट हो जाएगी, स्ट्रक्चर क्या होगा? सेफ होगा। ड्रॉप स्ट्रक्चर प्लस डेटा परमानेंटली, परमानेंटली डिलीटेड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सभी आपको लिखवा रखे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हम्म। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इंसर्ट कमांड इज यूज टू, इंसर्ट कमांड्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं? देखो इंसर्ट की बात करें तो इंसर्ट कमांड को हम कैसे यूज करते हैं? देखो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ठीक, उसके बाद हम क्या देते हैं? यहाँ पे वैल्यूज देते हैं। ठीक, क्या देते हैं? हम वैल्यू देते हैं। अब देखो टेबल नेम के साथ में हम कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हमें लिमिटेड कॉलम के अंदर ही वैल्यू वैल्यू डालनी है। ठीक है, अच्छा ये सारी बात करें। ऐड ए सिंगल टपल, सिंगल टपल मतलब रो, एक एक सिंगल टपल एक बार में ऐड कर सकते हैं इंसर्ट से आते, सही बात है। ऐड मल्टीपल टपल, मल्टीपल टपल भी हम ऐड कर सकते हैं, सही बात है। ऐड वैल्यू टू स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, सही बात है, स्पेसिफिक कॉलम में स्पेसिफिक एट्रीब्यूट वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट न्यू टेबल, इंसर्ट से नई टेबल इंसर्ट नहीं होती, क्रिएट से होती है। वो किससे होती है? क्रिएट से होती है। तो राइट स्टेटमेंट क्या है? 1 2 3 ABC, ABC, सी इज द राइट स्टेटमेंट, सी इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए जी,
कथन के बारे में बात करते हैं, एसर्शन के बारे में बात करते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस टेबल। सेलेक्ट की सहायता से हम डेटाबेस की टेबल से डेटा रिट्राइव करते हैं, बिल्कुल सही बात है, कथन बिल्कुल सही बात है। रीजन देख ले, सेलेक्ट स्टेटमेंट कैन नॉट यूज कंडीशन टू फिल्टर रिकॉर्ड। सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी भी रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए कंडीशन को यूज नहीं कर सकते, गलत बात है, कर सकते हैं, गलत बात, रीजन गलत है। तो यहाँ पे एसर्शन ट्रू है, एसर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पे एसर्शन क्या है, ट्रू है, बट रीजन क्या है, फॉल्स है। रीजन क्या है, फॉल्स है। चलिए जी, द अल्टर कमांड इज यूज टू। अल्टर कमांड का यूज कहां पे करते हैं? अब देखो अल्टर की बात करें तो आपके पास में कोई पर्टिकुलर टेबल है, उस टेबल में स्ट्रक्चर्स को चेंज करने के लिए, किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए अल्टर की बात करते हैं। कैसी कमांड होती है? डीडीएल कमांड होती है। अल्टर के सारे यूज आपको लिखवा रखे, टेबल्स के अंदर आपको बता रखे किस टाइप से कैसे काम होता है। अच्छा, मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात, टेबल के स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐड न्यू कॉलम टू टेबल, नए कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं टेबल, बिल्कुल सही बात है। चेंज डेटा टाइप ऑफ कॉलम, बिल्कुल डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। डिलीट रो फ्रॉम टेबल ना, रो डिलीट, आप डेटा पे काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम करते हो। किस पे काम करते हो? स्ट्रक्चर पे काम करते हो। तो यहाँ पे एबीसी इज द राइट आंसर, एबीसी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए जी, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट ऐड ए न्यू कॉलम एज टू टेबल स्टैंड। आपको एक नया कॉलम ऐड करना है, किसकी सहायता से? अल्टर की सहायता से। तो कमांड क्या होगी? अल्टर टेबल नेम ऐड कॉलम, और उसके बाद कॉलम बनेगा, उसका डेटा टाइप, ठीक। तो अल्टर टेबल स्टैंड ऐड एज, देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि अल्टर टेबल स्टैंड ऐड एज मतलब कॉलम का नेम और उसका डेटा टाइप। अब देखना, ऐड के आगे कॉलम आप कीवर्ड को यूज कर सकते हो, उसके बाद में कॉलम का नाम लिख सकते हो, लेकिन आप नहीं यूज करो तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? अल्टर टेबल नेम ऐड एज और उसके बाद उसका डेटा टाइप, ठीक है। चलिए जी, विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रीनेम ए टेबल। टेबल का रीनेम करना है भाई, टेबल का नाम चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए अल्टर टेबल नेम रीनेम टू स्टूडेंट न्यू, सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम टू स्टूडेंट न्यू, ठीक है, ये कर सकते हो। चलिए जी, what is SQL primarily used for in the कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस के संदर्भ में एसक्यूएल का प्राइमरी यूज क्या है? तो एसक्यूएल की सहायता से हम क्या करते हैं? हम कम्युनिकेशन करते हैं, किससे? डेटाबेस से, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करेंगे भाई? हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, टेबल्स को क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसमें मैनिपुलेशन करेंगे। तो सारा काम कौन करता है? एसक्यूएल कर देते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा? टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट डेटाबेस, सही बात है। डेटाबेस को क्रिएट करना और डेटाबेस को मैनिपुलेट करना किसकी सहायता से करते हैं? एसक्यूएल की सहायता से करते हैं, ठीक है। चलिए जी, What is meant by the following relational algebra statement? relational algebra statements के बारे में विचार कीजिए। तो स्टूडेंट और उसके बाद आप क्या कर रहे हो? क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्रॉस प्रोडक्ट, आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो। और देना, इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक। चलिए जी, कंप्यूट द नेचुरल जॉइन, नेचुरल जॉइन का सिंबल तो ये होता है, जैसे कंप्यूट द लेफ्ट आउट, नहीं लेफ्ट आउट जो, कंप्यूट द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स, सही बात है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कोर्स प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये सी इज द राइट आंसर। आप भी साथ साथ आंसर देते रहा करो, जिससे बेनिफिट ये मिलेगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक होता है तो आप आंसर देने की कोशिश किया करो, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, व्हाट डज द रिलेशनल एल्जेब्रा एक्सप्रेशन मींस। देखो यहाँ पे रिलेशनल एल्जेब्रा एक्सप्रेशन है, जिसमें देखो ये क्या प्रोजेक्शन है, ये सिंबल किसका होता है? प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन होता है, मतलब कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, कॉलम को सेलेक्ट के लिए प्रोजेक्शंस होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देख लिए, सेलेक्ट रो नहीं, सेलेक्ट रिलेशन, स्टूडेंट रिलेशन से केवल नेम और एज एट्रीब्यूट निकालना, सही बात है। स्टूडेंट रिलेशन के अंदर केवल नेम और एज एट्रीब्यूट को निकाल रहे हैं, किसकी सहायता से? प्रोजेक्शन सहायता से, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद व्हाट डज द रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट, अभी बताया था ना, नेचुरल जॉइन, ये नेचुरल जॉइन रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल जॉइन का सिंबल होता है, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, नेचुरल जॉइन का सिंबल होता है। चलिए जी, विच रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर रिड्यूस नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम को कम कौन करता है भाई? प्रोजेक्शन करता है। प्रोजेक्शन की सहायता से हम करते हैं ना, सेलेक्टेड कॉलम, कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हम किसकी बात करते हैं? प्रोजेक्शन की बात करते हैं। तो प्रोजेक्शन इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट बारे में विचार कीजिए। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, अब देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसके बाद में हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अगर हम इंसर्ट
करते समय हम टेबल नेम के साथ हम कॉलम का नाम भी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उन्हीं कॉलम्स के अंदर वैल्यू को क्या होती है, इंसर्ट होती है। ठीक है, वैल्यू 1 राहुल, तो इसका ओनली आईडी नेम कॉलम कॉलम विल रिसीव वैल्यू, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ और सिर्फ आपके आईडी और नेम कॉलम के अंदर ही वैल्यू क्या होगी, रिसीव होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए जी, विच ऑपरेटर चेक वेदर ए वैल्यू एग्जिस्ट इन इन ए लिस्ट और सब क्यूरी। देखो आपके ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो कि किसी लिस्ट और सब क्यूरी के अंदर कह रहे हैं कि आपके वैल्यू है नहीं है, तो एक ऑपरेटर जिसको बोलते हैं इन, कौन सा होता है, इन। इन ऑपरेटर मतलब होता है कि आपके इंटरनल जो जो भी आपकी सब क्यूरी उसका रिजल्ट है ना, उस रिजल्ट के सभी रिजल्ट्स को कंपेयर कौन कर देता है, इन कर देता है। ठीक है, अच्छा, व्हाट व्हाट डज एग्जिस्ट ऑपरेटर, देखो एग्जिस्ट मतलब होता है एटलीस्ट वन रो, एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट वन रो, तो चेक इफ सब क्यूरी रिटर्न एटलीस्ट वन रो, चेक विद चेक इफ सब क्यूरी रिटर्न एटलीस्ट वन रो, चेक मैक्सिमम ना, मैक्सिमम होता है, मिनिमम नहीं, मिनिमम नहीं होता, रिमूव ऐसा कुछ नहीं होता, ओनली वन, ओनली ए, ओनली ए। ठीक है, चलिए जी, इन डीबीएमएस टू फाइल में बी ज्वाइंड इनटू ए थर्ड फाइल, दो फाइल को तीसरी फाइल से ज्वाइन किया गया है, तो उस टाइम पे आपको ध्यान का रखना है, अगर दो फाइल आप ज्वाइन करते हो ना, तो ज्वाइन करते समय आपके दोनों फाइल दोनों टेबल्स के अंदर कम से कम एक कॉलम एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए। ठीक है, दे हैव ए रो इन कॉमन नहीं, रो कॉमन नहीं, दे हैव ए फील्ड मतलब फील्ड एट्रीब्यूट या कॉलम कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फील्ड्स आपकी कॉमन होनी चाहिए। तो लीजिए यहाँ पे विचार कर लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्कीमा, स्टूडेंट एसआईडी नेम, मार्क्स एसआईडी स्कोर, विद एसक्यूएल क्यूरी फाइंड स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन एवरेज स्कोर। देखो सबसे पहले तो आपको एवरेज स्कोर निकालना है और उन स्टूडेंट्स के नेम फाइंड आउट करना है जो एवरेज स्कोर से ज्यादा नंबर लेके बैठे हैं, एवरेज स्कोर से ज्यादा नंबर लेके बैठे हैं। तो इस टाइप में एसक्यूएल क्यूरी क्या लिखना है, देखो सर देखिए चल लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्कोर एवरेज स्कोर, देखो ये कह रहे हैं कि सेलेक्ट एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर मतलब एक स्पेसिफिक स्कोर होगा, है ना, और उसका यहाँ पे एक एवरेज स्कोर, जैसे एवरेज स्कोर मान लो 60 है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अभी कह रहे हैं देखो यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन द एवरेज स्कोर, मोर देन एवरेज स्कोर से ज्यादा स्कोर होना चाहिए, तो एवरेज स्कोर मान लो 60 है, उसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्कोर ग्रेटर देन एवरेज स्कोर। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब समझो, ये कह रहे हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स को इसने क्या कर दिया, अलाइसिंग नाम दे दिया, एस नाम दे दिया, वेयर एस आई डी इन, सेलेक्ट एस आई डी फ्रॉम मार्क्स, सेलेक्ट एस आई डी फ्रॉम मार्क्स, वेयर स्कोर ग्रेटर देन, सेलेक्ट एवरेज स्कोर फ्रॉम मार्क्स। अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से एवरेज स्कोर आएगा। ठीक है, अच्छा एवरेज स्कोर को हम कंपेयर करेंगे, एवरेज स्कोर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अच्छा उसके बाद में एवरेज स्कोर कंपेयर कर कह रहे हैं कि एवरेज स्कोर है ना, उसके बेस पे हम एस आई डी निकाल रहे हैं, और वो सभी एस आई डी, वो सभी एस आई डी, वो सभी एस आई डी, इन इनसे हम क्या करेंगे, उन सभी एस आई डी को ले लेंगे, उन सभी एस आई डी को ले लेंगे जिनका स्कोर एवरेज स्कोर से ज्यादा है, जिनका स्कोर एवरेज स्कोर से ज्यादा है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा बी, राइट आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा, बी, एवरेज स्कोर से ज्यादा स्कोर से ना, तो यहाँ पे फाइंड स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन द एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर से ज्यादा स्कोर होना चाहिए, उन सभी स्टूडेंट्स को फाइंड करना है, तो यहाँ पे एवरेज स्कोर से ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, बी की बात करेंगे। गिव रिलेशंस आर ए बी, ए और बी है, उसके बाद क्या है, ए के अंदर कुछ वैल्यू है, बी के अंदर कुछ वैल्यू है, क्यूरी सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम आर आर। अब देखो आर आर का मतलब क्या होता है, आर आर का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, आर क्रॉस प्रोडक्ट आर, हमने क्या किया, एक ही टेबल्स को दो बार क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में टेबल्स के अंदर जो आपके यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 3 रिकॉर्ड है, 3 रो है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट किससे हो जाएगा, 3 रो के साथ हो जाएगा, तो कितने आ जाएंगे, 9 रो आ जाएंगे, कितने 9 रो आ जाएंगे। ठीक है, 9 रो, 9 रो। ठीक है, which index is create on field that is not a key but is used for order। देखो की नहीं है, ऐसी फील्ड जो की नहीं है लेकिन ऑर्डर्ड में, उसके ऊपर कौन सा इंडेक्स क्रिएट करते हैं, क्लस्टर क्रिएट करते हैं, कौन सा क्रिएट करते हैं, क्लस्टर इंडेक्स। तो इंडेक्स के बारे में आपको, इंडेक्स का फिल्ट्रेशन लिखवा रखा है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैच द फॉलोइंग इंडेक्स वर्सेस प्रॉपर्टी, इंडेक्स और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात, देखो डेंस इंडेक्स, डेंस इंडेक्स मतलब होता है कि आपके पास में क्या होता है, आपके पास में प्रत्येक प्रत्येक रिकॉर्ड की एंट्री होती है, तो इंडेक्स एंट्री फॉर एवरी रिकॉर्ड्स,
तो यहाँ पे ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट साथ मैच हो जाएगा डेंस इंडेक्स का। स्पार्स मतलब आप लिमिटेड एंट्री करते हो, लिमिटेड एंट्री, तो इंडेक्स एंट्री फॉर सम रिकॉर्ड, लिमिटेड के सम रिकॉर्ड्स की एंट्री करते हो स्पार्स में। सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब होता है कि इंडेक्स जो कि क्या होता है, किसी दूसरे इंडेक्स पे क्रिएट होता है। सेकंड मतलब किसी दूसरे इंडेक्स पे क्रिएट होने वाला इंडेक्स होता है वो सेकंड इंडेक्स होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें तो सेकंड इंडेक्स के रूप में किसी दूसरे, बिल्ड इन नॉन ऑर्डर फील्ड, नहीं, इंडेक्स ऑन अनदर अनदर इंडेक्स, अनदर इंडेक्स है ना, अगर बात करें, देखो सेकंडरी इंडेक्स बात करें तो देखो हम कह रहे हैं कि हमारे पास में एक इंडेक्स है, अच्छा, मल्टी लेवल इंडेक्स बिल्ड ऑन नॉन ऑर्डर फील्ड। अब देखो नॉन ऑर्डर फील्ड की बात करें तो प्राइमरी इंडेक्स जो होते हैं वो तो ऑर्डर फील्ड पे होते हैं, सेकंड इंडेक्स किस पे होते हैं, नॉन ऑर्डर फील्ड पे होते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 मैच कर रहा है। अच्छा, मल्टी लेवल इंडेक्स मतलब इंडेक्स ऑन अनदर इंडेक्स, एक इंडेक्स पे दूसरा इंडेक्स बना रहे हो वो क्या, मल्टी लेवल इंडेक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए जी, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट बिलोंग टू डीडीएल, डीडीएल से कौन सा बिलोंग करता है भाई, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कौन सा बिलोंग करता है, डेफिनेशन में कौन कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे बात करें क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ठीक। चलिए जी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इंसर्ट, देखो सेलेक्ट तो आपकी किस में है, अगर बात करें डीक्यूएल का, डेटा क्यूएल लैंग्वेज का, लेकिन इसको डीएमएल में रखते हैं। इंसर्ट नहीं, डीएमएल का है। क्रिएट, क्रिएट टेबल आप किसको हो जाएगा, डीडीएल का, ठीक, क्रिएट है ना। अपडेट किसको हो जाएगा, डीएमएल को हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, विच कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल कमांड कंट्रोल यूजर परमिशन, यूजर्स की परमिशन को कौन कंट्रोल करता है भाई, तो देखो यूजर्स परमिशन, यूजर परमिशन के बेस की बात करें तो देखो ग्रांट हो गया, क्या हो गया, रिवोक हो गया, ग्रांट रिवोक, ये यूजर परमिशन के लिए काम करते हैं। तो ग्रांट रिवोक कहाँ पे आते हैं, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में आते हैं, किस में आते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में, ठीक है। और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में कौन कौन सा आता है, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसक्यूएल डेटा टाइप, एसक्यूएल डेटा टाइप के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। डेट स्टोर, डेट वैल्यू, डेट सही बात है, डेट वैल्यू स्टोर करता है, सही बात है, ये तो सही स्टेटमेंट है। फ्लोट स्टोर एग्जैक्ट इंटीजर, नहीं, एग्जैक्ट इंटीजर नहीं, फ्लोट एग्जैक्ट इंटीजर नहीं करता। कैर स्टोर फिक्स्ड लेंथ करेक्टर, बिल्कुल सही बात है, सही, फिक्स्ड लेंथ की जो स्ट्रिंग होती है उसको स्टोर करता है। क्लोब इज यूज फॉर लार्ज टेक्स्ट स्टोरेज, बिल्कुल सही बात है। क्लोब जो डेटाबेस है ना, डेटा टाइप है, उसको हम क्या करते हैं, लार्ज टेक्स्ट स्टोरेज के लिए काम में लेते हैं। तो ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ए इज द राइट आंसर, ए सी डी, ए इज द राइट आंसर, बी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, एसक्यूएल स्टेटमेंट आर नॉट केस सेंसिटिव, सही बात है, केस इनसेंसिटिव होता है, सही स्टेटमेंट से, फॉल्स पूछा है, फॉल्स पूछा है। एसक्यूएल स्टेटमेंट कैन ऑन वन और मोर लाइन, एक और एक ज्यादा लाइन लिख सकते हो, सही बात है, ये भी सही बात है, केस इनसेंसिटिव होता है। कीवर्ड्स कैन बी अब्रीविएट और स्प्लिट अक्रॉस लाइन, कीवर्ड्स को हम एब्रीविएट, छोटा बना सकते हैं, जैसे मान चलो कीवर्ड्स के रूप में हमारे पास कीवर्ड्स है सेलेक्ट, सेलेक्ट कीवर्ड है, देखो हम कह रहे हैं कि हमारे पास में सेलेक्ट कीवर्ड है, क्या हम सेलेक्ट को ऐसे लिख सकते हैं, एस ई एल, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, या हम सेलेक्ट को ऐसे लिख सकते हैं, एस ई एल और एस ई एल ई सी टी, हम दो लाइन में लिख सकते हैं, नहीं, गलत बात है, ये रॉन्ग है भाई, ये रॉन्ग है। कीवर्ड्स को आप ने तो क्या एब्रीविएट, छोटा नहीं कर सकते, और आप स्प्लिट भी नहीं कर सकते, सी इज द राइट आंसर। द कंपाइल्ड फॉर्म ऑफ डेफिनेशन इज नॉन, कंपाइल्ड फॉर्म डेफिनेशन क्या होती है, देखो डेटाबेस में कंपाइल फॉर्म का मतलब होता है वो डेटा डिक्शनरी हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है, सिस्टम कैटलॉग हो सकता है, ये सभी हो सकते हैं कंपाइल फॉर्म में। डेटा का कंपाइल जो फॉर्म होता है ये आपकी सारी कैटेगरी मौजूद हो सकता है, ठीक है, डेटाबेस के अंदर। इन एसक्यूएल फॉर एडिंग नंबर ऑफ आवर्स टू टू ए डेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड, देखो नंबर ऑफ आवर्स ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास में फंक्शन होते हैं, फिर हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होते हैं, फंक्शन होते हैं। अब बात करें हावर्स ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो हम बात करें, देखो नंबर ऑफ हावर टू डेट, तो हम क्या करते हैं, ऐड डेट, इस टाइप के हमारे फंक्शंस को हम काम में लेते हैं। अच्छा, डेट नहीं, डेट हमारा एक डेटा टाइप है, डेट हमारा डेटा टाइप है। सिस्टम, सिस्टम डेट हमारे पास में एक सिस्ट डेट, एक हमारे पास में एक वो होता है ना, एक
हम कह सकते हैं सिस्ट डेट हमारे पास में कॉन्सेप्ट होता है जो सिस्टम्स की डेट को आइडेंटिफाई करता है, सिस्टम की करंट डेट को निकालने का काम आता है। तो यहाँ पे हमारे पास में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसमें हम क्या कर सके, हम नंबर नंबर ऑफ आवर्स को डेट के साथ ऐड कर सकते, क्योंकि इसके लिए एक अलग से फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी फंक्शन हमारे पास में नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए जी, देखो कंटेंट इंफॉर्मेशन ऑन द डेटा इन डेटाबेस एंड कंसल्टेड बाय द डीबीएमएस बिफोर एनी डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास में खालिस्तान है, कंटेंट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा, डेटा की इंफॉर्मेशन कंटेंट करने की किसकी बात करते हैं, डेटा डिक्शनरी की बात करते हैं, ठीक। डेटा डिक्शनरी द राइट आंसर। एसिड प्रॉपर्टी के बारे में विचार कीजिए, तो एसिड प्रॉपर्टी में भाई आपको सबसे पहले देखिए फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ए का मतलब एटॉमिसिटी, सी का मतलब कंसिस्टेंसी, आई का मतलब आइसोलेशन, डी का मतलब ड्यूरेबिलिटी। चलिए जी अब बात कर लेते हैं। एटॉमिसिटी एंश्योर ऑल ऑपरेशन कंप्लीट सक्सेसफुली और नन। एटॉमिसिटी ये कहते हैं कि या तो आप सारे के सारे काम को एक साथ करो, या कोई भी काम आप मतलब आपका जो कहते हैं ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या होता है, लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस का हम क्या करते हैं सेट बनाते हैं, जिससे हम एक किस टास्क को परफॉर्म करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन जो बहुत सारे ऑपरेशन है वो या तो सारे के साथ एक बात, या तो सभी ऑपरेशन एक साथ कंप्लीट होने चाहिए, या फिर उनका कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। बिल्कुल सही बात है। कंसिस्टेंसी एंश्योर डेटाबेस मूव फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर। कंसिस्टेंसी कहते हैं डेटाबेस हमेशा एक वैलिड स्टेट से दूसरे वैलिड स्टेट में मूव करना चाहिए, सही बात है। आइसोलेशन अलाउ ट्रांजैक्शन टू इंटरफेस विद ईच अदर ना। आइसोलेशन कहता है कि आपकी ट्रांजैक्शन एक दूसरे को इंटरफेस नहीं करनी चाहिए। आइसोलेशन कहता है, ये कहता है इंटरफेस करनी चाहिए, ये नहीं कहता नहीं करनी चाहिए, कहता है, ठीक है। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी एंश्योर चेंज आर परमानेंट। ड्यूरेबिलिटी कहते हैं कि चेंज जो है ना डेटाबेस में आपने कुछ चेंज कर दिया, कमिट हो गया तो परमानेंट चेंज होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो ए बी डी इज द राइट आंसर। अरे आइसोलेशंस के बारे में अच्छे समझो। आइसोलेशंस का मतलब ये होता है कि ट्रांजैक्शंस जो है वो एक दूसरे को इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पे कह रहे हैं करनी चाहिए, गलत हो जाएगा। आप कमेंट्स जो कर रहे हो उस टाइम पे आप अपने आप को आंसर्स को आप क्या करो मैच भी कर लो। बाई चांस मान चलो आप कमेंट्स में अपने आंसर गलत दिया, तो फिर अब मैंने जो बताया ना उस चीज को समझो, ठीक है। तो आगे ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करना, ठीक है। और भाई आप जब लाइव जुड़ते हो तब सेशन को लाइक जरूर से कर दिया करो, ये तो आपका काम बनता है कि सेशन को लाइक तो क्या करो, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो सेशन को लाइक तो होना चाहिए ना। चलिए जी, लॉकिंग मैकेनिज्म के बारे में बात कीजिए। शेयर्ड लॉक अलाउ रीड ओनली। शेयर्ड लॉक में सिर्फ रीड ओनली अलाउ होता है, बिल्कुल सही बात है। जब लॉकिंग के अंदर शेयर्ड लॉक की बात करते हैं, एक्सक्लूसिव लॉक की बात करते हैं, शेयर्ड लॉक में सिर्फ रीड की बात करते हैं। एक्सक्लूसिव लॉक में हम दोनों चीज करते हैं, रीड और राइट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। टू फेस लॉकिंग प्रिवेंट डेडलॉक, नहीं, टू फेस लॉकिंग डेडलॉक को नहीं रोक सकता, गलत बात है। लॉकिंग एंश्योर आइसोलेशन प्रॉपर्टी, लॉकिंग से आइसोलेशन प्रॉपर्टी आपके प्राप्त हो जाती है, बिल्कुल सही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि लॉकिंग करने के बाद में आपकी जो ट्रांजेक्शन एक दूसरे इंटरफेरेंस नहीं करेगा, आइसोलेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, आपके ए बी डी इज द राइट आंसर। ए बी डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन रिपीट कर दो, लो भी कर देते हैं सी ऑप्शन रिपीट। सी ऑप्शन बिल्कुल रिपीट कर देते, देखो सी ऑप्शन करें आइसोलेशन अलाउ ट्रांजैक्शन टू इंटरफेयर विद ईच अदर। आइसोलेशन कहता है कि ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे को इंटरफेयर करती है। जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन हम एक साथ परफॉर्म करते हैं तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करती, ये कहता है ट्रांजैक्शन। ये कौन कहता है ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे कहता है इंटरफेयर करती है, गलत बात है, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक, इसलिए गलत है। चलिए जी, आपका हो गया। कथन के बारे में बात करते हैं। ड्यूरेबिलिटी एंश्योर डेटा इज नेवर लॉस्ट आफ्टर कमिट। ड्यूरेबिलिटी का मतलब डेटा आपके कभी लॉस्ट नहीं होगा कमिट होने के बाद, बिल्कुल सही बात है, कथन आपका सही है। रीजन डेटा इज स्टोर्ड ओनली इन रैम ना, डेटा आपका रैम में नहीं, सेकेंडरी मेमोरी में आपके क्या होते हैं, परमानेंट स्टोर किया जाता है, किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ए तो सही है लेकिन आर फॉल्स है, ए सही है लेकिन आर क्या है, फॉल्स है, ठीक है। चलिए जी, विच प्रॉपर्टी एंश्योर दैट आइदर ऑल ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड और नन। एटोमिसिटी, सभी के सभी ऑपरेशन एक साथ होने चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए, एटोमिसिटी। चलिए, विच ऑपरेटर इज यूज टू सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम। किसी स्पेसिफिक कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, कॉलम, कॉलम कौन सा, प्रोजेक्शंस, कौन सा सिलेक्शन किसके लिए होता है, रो के लिए होता है, रो सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिरी ऑपरेटर। यूनिरी एक धन्ना, यूनिरी का मतलब क्या होता है, एक ही ऑपरेंट पर कार्य करें। तो देखो अब यहां पे समझो, ज्वाइन तो बाइनरी होता है भाई, यूनियन भी बाइनरी होता है, प्रोजेक्शन से आप क्या हो जाएगा, यूनियरी हो जाएगा। प्रोजेक्शन जैसे हमने प्रोजेक्शन कर लिया किसका, नेम का,
ना, एक ही ऑपरेंड, प्रोजेक्शन कर लिया किसका, नेम का, यूनिरी हो जाएगा, ठीक है, यूनिरी हो जाएगा। चलिए, विच एक्सप्रेशन फाइंड एम्प्लॉय हु वर्क इन बोथ डिपार्टमेंट ए एंड बी। एम्प्लॉय का नाम फाइंड करना है। देखो, फाइंड एम्प्लॉय हु वर्क बोथ, दोनों डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए, ए और बी दोनों डिपार्टमेंट काम करना चाहिए, मतलब हमें ऐसे एम्प्लॉय नाम फाइंड, दोनों डिपार्टमेंट काम करना चाहिए। देखो यहाँ पे यूनियन की बात, देखो ये तो होता है यूनियन, तो यूनियन मतलब दोनों में से अगर किसी एक में भी काम करते हैं ना तो भी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। दोनों का मतलब तो इंटरसेक्ट करोगे, क्या करोगे, इंटरसेक्शंस, क्या करोगे, इंटरसेक्शन करोगे। तो इंटरसेक्शंस का मतलब होता है दोनों में आपके होना चाहिए, तभी आपके सामने क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, दोनों के बेस पे आपका रिजल्ट आएगा। विच आर ए रिलेशनल अलजेब्रा करस्पॉन्डिंग टू, आपको यहाँ पे, आपके यहाँ पे एक एसक्यूएल स्टेटमेंट है, ये एसक्यूएल स्टेटमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग रिलेशनल अलजेब्रा स्टेटमेंट कौन सा होगा। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज ग्रेटर देन क्या 20। अब देखो, एज ग्रेटर देन 20 है, इसको तो हम किससे लिखेंगे, इसको तो हम लिखेंगे क्या, सिलेक्शन से, सिलेक्शन एज ग्रेटर देन 20 किस में, कौन सी टेबल में, स्टूडेंट टेबल में, स्टूडेंट टेबल में। अच्छा, उसके बाद में हमें रिजल्ट्स के रूप में फाइंड क्या करना है, नेम फाइंड करना है, तो प्रोजेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, प्रोजेक्शन करेंगे, प्रोजेक्शन किसका कर देंगे, नेम का कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आपका राइट स्टेटमेंट बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रोजेक्शन नेम एज ग्रेटर देन 20 स्टूडेंट, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपके टोटल आपके 45 क्वेश्चन किसके थे, डीबीएमएस के, एसक्यूएल के थे, ट्रांजैक्शन थे। तो आप मुझे फटाक से आंसर देके बता दीजिए कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए। आपको गलत क्वेश्चन बताना है, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए, क्योंकि एसक्यूएल का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है बेईमान। चलो चलो ठीक है, हो गया होगा तो वो नहीं कह रहा, लेकिन आगे ध्यान रखना है आपको, आगे क्या करना है, एसक्यूएल क्वेश्चंस को आपको रॉन्ग नहीं करना, ठीक है। और एसक्यूएल क्वेश्चंस को रॉन्ग इसलिए नहीं करना क्योंकि एसक्यूएल के जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते हैं, आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हो, ओके। और मैं आशा करता हूं कि आपने एसक्यूएल के सभी कॉन्सेप्ट को इन 45 क्वेश्चंस के माध्यम से सीख लिया होगा। अब अगला जो टेस्ट होगा ना, नेक्स्ट टेस्ट के अंदर मैं आप बता देता हूँ, नेक्स्ट टेस्ट में आपके सिलेबस के रूप में आपको सिलेबस देगा नो एसक्यूएल, और साथ में देगा सेलेक्टिंग राइट डेटाबेस। उसके साथ डेटाबेस का कंप्लीट सिलेबस भी आप चेक कर लेना, बाकी पार्ट से मैं क्वेश्चन डालूंगा। क्यों, क्योंकि जब मैं सेलेक्ट राइट डेटाबेस बात करूंगा तो मैं बाकी पोर्शन से भी मैं क्या करूंगा, वो क्वेश्चन उठाऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सेलेक्टिंग राइट डेटाबेस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ओके। नेक्स्ट मैं सुनील सैनी सर को इनवाइट करूंगा, तो हमारे सैनी सर आपके सामने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो पोर्शन था उस पोर्शन के वाले हैं। और भाई साथ में आपके रामनवमी की छोटा सा एक ऑफर रहेगा हमारी तरफ से, तो रामनवमी पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो उसमें आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आपको कोर्स पे फीस कम मिलेगी, साथ में एक्स्ट्रा डिस्काउंट रूप में आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी सैनी सर आपको अगले क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे 1 से लेके 45 तक। थैंक यू, टेक केयर। नमस्कार सभी को। देखिए आपके जो इस जो टेस्ट में हुए थे एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस के जो 45 क्वेश्चंस हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। और उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से स्क्रीन पे देखिए आप पहले क्वेश्चन आपका पावर पॉइंट का है, और इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ से आ, सबसे पहले दे रखा है पीपीटी एक्स इज द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट। देखिए अगर आप यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से अगर आप यहाँ से 2007 और उसके बाद में अगर आप कोई सा भी आप वर्जन यूज करते हैं तो उसका डिफॉल्ट जो होता है पावर पॉइंट के अंदर, वो डिफॉल्ट क्या होता है, डॉट पीपीटी एक्स होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से ये बात तो सही है यहाँ से। इसके बाद पीपी एस एक्स, इसको ध्यान रखना, ये अगर इसमें आप फाइल फॉर्मेट को सेव करते हैं दैट मीन्स आप डायरेक्टली स्लाइड शो में ओपन कर सकते हो। उसको कहां पे ओपन कर सकते हो, स्लाइड शो में ओपन कर सकते हो, डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ये एक्सटेंशन भी कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है, इस एक्सटेंशन को भी ध्यान रखना, डॉट पीपी एस एक्स, ये बात भी राइट है। इसके बाद है डॉट पीपीटी, यानी ये जो होता है डॉट पीपीटी, ये होता है ओल्ड वर्जन का, ठीक है। डॉट पीपीटी यानी 2003, और उससे पहले जो था वो कौन सा था, डॉट पीपीटी, इससे पहले। अब यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है डॉट पीपीटी फाइल्स आर नॉट सपोर्टेड इन न्यूअर वर्जन, क्या नए वर्जन में ये सपोर्ट नहीं करती है।
तो ये बात गलत है, नए वर्जन में सपोर्ट करती है फाइल, और हमने ऐसा प्रैक्टिकल करके भी देखा था इसका। ठीक है, तो अगर आपसे यहां से कहा जाए कि कौन सा यहां से सही है, ठीक है, आपसे करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट आपका फर्स्ट और सेकंड, यानी ए ऑप्शन यहां से करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहां से क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एनिमेशन, एनिमेशन के बारे में कौन सी बात यहां से गलत है, नोट। अब देखिए एनिमेशन किसके ऊपर लगाया जाता है, एनिमेशन लगाया जाता है जो स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पर लगाया जाता है। ठीक है, यानी स्लाइड के अंदर जो टेक्स्ट और या ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे हम एनिमेशन लगाते हैं। तो यहां से देखिए दे कैन बी अप्लाइड टू टेक्स्ट, ये बात तो सही है। यहां से दे कैन बी अप्लाइड टू इमेजेस, मतलब ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, ये बात भी ठीक है। दे कैन ओनली बी अप्लाइड टू स्लाइड्स, स्लाइड्स पे लगता है नहीं। आप मल्टीपल एनिमेशन क्या लगा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमेशन जो लगता है वो आपका स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे लगता है, ना कि आपका किस पे लगता है, स्लाइड्स पे लगता है। स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे लगता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है। नेक्स्ट है यहां से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए करेक्ट अबाउट स्लाइड मास्टर, यानी कौन सा इसमें स्लाइड मास्टर के बारे में कौन सी बात यहां से गलत है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस का लेवल आप देख सकते हो कि मे बी कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दो, बाकी आपके इजी क्वेश्चंस रखे हैं। देखिए यहां से इट कंट्रोल्स फॉर्मेटिंग फॉर ऑल स्लाइड्स, क्या आप सभी स्लाइड्स की फॉर्मेटिंग के लिए काम में लेते हैं, हाँ बिल्कुल। आप मतलब फॉर्मेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ ठीक है। चेंज इन स्लाइड मास्टर अफेक्ट ऑल स्लाइड्स, अगर चेंज मास्टर में आप स्लाइड भी चेंज करते हैं तो वो सभी स्लाइड्स में चेंज होता है, ये बात भी सही है। ठीक है, इसके बाद इट इज यूज टू अप्लाई डिफरेंट ट्रांजिशन, क्या डिफरेंट ट्रांजिशन को अप्लाई करने के लिए हम यूज में लेते हैं प्रत्येक स्लाइड पे, यही बात यहां से गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आ जाएगा। इट हेल्प मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, ये बात भी सही है यहां से। तो आप ट्रांजिशन के लिए यूज नहीं कर रहे आप स्लाइड मास्टर को। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है। नेक्स्ट है यहां से while making a MS PowerPoint presentation, you need to go back to a slide. What would you do to do so conveniently? अब क्या देखिए यहां से, अब ये कह रहा है यहां से आप किसी भी स्लाइड पे गो बैक टू स्लाइड, किसी भी स्लाइड पे अगर आपको जाना हो तो आप कैसे जा सकते हैं। आप देखिए पहला ऑप्शन है कंट्रोल देन स्लाइड नंबर, कंट्रोल दबा दो स्लाइड नंबर से, नहीं ऐसा नहीं है, ये तरीका गलत है। एंटर देन स्लाइड नंबर, एंटर दबा दोगे, ये भी आपका सही नहीं है। स्लाइड नंबर देन एंटर, ये बात यहां से बिल्कुल सही है। यहां से आप स्लाइड का नंबर यहां से आप यूज करोगे। ठीक है, स्लाइड नंबर यहां से स्लाइड नंबर, और स्लाइड नंबर उसके बाद आपको एंटर की प्रेस की जाती है, आप किसी भी स्लाइड पे जा सकते हो। ठीक है, आज जैसे मान लो आपको जाना है स्लाइड नंबर 7 पे जाना है, 7 टाइप करो और एंटर की प्रेस कर दो, आप डायरेक्ट किस पे जा सकते हो, 7 स्लाइड पे, किसी भी स्लाइड पे जा सकते हो। तो यही बात आपकी सही है, यहां से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है। स्लाइड नंबर देन कंट्रोल नहीं, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगली बात है यहां से विच टैब इन पावर पॉइंट 2016 इज यूज टू इंसर्ट द वीडियो फ्रॉम ए फाइल, यानी आपको 2016 की बात करी है, अगर वीडियो आपको यहां से इंसर्ट करना है, और इंसर्ट कहां से किया जाता है, देखिए यहां से आप देखिए पहली बात है इंसर्ट कहां से करेंगे, इंसर्ट टैब से, ये इंसर्ट टैब होम टैब से नहीं होगा। ठीक है, अब यहां से सिंबल ग्रुप नहीं, ये बात गलत होगी। यहां से इमेजेस ग्रुप नहीं, ये बात भी गलत होगी। कहां से इंसर्ट करते हैं, आपको इस वाले मीडिया ग्रुप के अंदर आप ऑडियो इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इसी में वीडियो इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन आता है, उसको भी इंसर्ट कर सकते हो। ये तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं मीडिया ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट हैपन इफ यू सिलेक्ट द फर्स्ट, अगर आप पहली स्लाइड सेलेक्ट करते हो, सेकंड स्लाइड सेलेक्ट करते हो, देन क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड, अगर न्यू स्लाइड का बटन पे क्लिक करते हो स्लाइड्स ग्रुप के अंदर, होम टैब के अंदर जो आता है, तो क्या होता है यहां से, जैसे ये स्लाइड है यहां से, ठीक है, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, आप दूसरी स्लाइड है। ठीक है, आप अगर मान के चलो आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्लाइड को आप यहाँ पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में सेलेक्ट करने के बाद आप इस पे जाके स्लाइड्स ग्रुप पे जाके न्यू स्लाइड पे आप क्लिक कर देते हो, होगा क्या, होगा
ये जो आपकी यहाँ पे है जो थर्ड स्लाइड है, ये आपकी एक खाली स्लाइड आ जाएगी यहाँ से, थर्ड नंबर की क्या आ जाएगी, खाली स्लाइड आ जाएगी, ये देखिए यहाँ से। बस यही होगा। फर्स्ट और सेकंड स्लाइड अगर सेलेक्ट करके आप यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हो तो थर्ड स्लाइड आपकी एक नई न्यू स्लाइड आ जाएगी आपकी थर्ड नंबर पे। ए न्यू स्लाइड इज इंसर्ट एज ए फर्स्ट स्लाइड, नहीं, पहले नंबर पे नहीं आएगी। ए न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड एंड सेकंड स्लाइड, नहीं, सेकंड पे भी नहीं आएगी। ए न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड एज ए थर्ड स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, यानी अगर पहली और दूसरी आप सेलेक्ट करते हो तो न्यू स्लाइड करने पे वो तीसरी स्लाइड आएगी। तो आपकी कौन सी बात हो जाएगी, यहां से सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट यहां से, ए स्टूडेंट वांट टू ऐड बुक मार्क टू पावर पॉइंट वीडियो। अब यहां से क्या करा है कि आप क्या कर सकते हो, जो वीडियो आपने पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट किया है उसमें आप बुक मार्क को भी ऐड कर सकते हो। आपको बुक मार्क को भी ऐड कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन से ध्यान रखना, बुक मार्क को भी ऐड कर सकते हो। तो कैसे ऐड कर सकते हैं, यहां से देखिए कैसे ऐड कर सकते हैं। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब और ऐड बुक मार्क। पहली बात तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करके बुक मार्क आता नहीं आपका यहां से, ठीक है। क्लिक ऑन व्यू टैब, ऐड बुक मार्क, इस पे भी नहीं आता आपका। क्लिक ऑन डिजाइन टैब, इस पे भी नहीं आएगा। बुक मार्क आपको मिलता है जब आप जैसे ही वीडियो उस वीडियो पे क्लिक करते हैं आपके पास एक टैब आता है प्लेबैक टैब, और इसके अंदर आता है ऐड बुक मार्क। ध्यान रखना ये क्वेश्चंस पहले भी आ रखा है। क्लिक ऑन प्ले बैक टैब पे और फिर देन ऐड बुक मार्क, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ से, विच फीचर इज यूज टू ऐड मोशन टू ऑब्जेक्ट। मोशन को उसमें ऑब्जेक्ट में ऐड करने के लिए स्लाइड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में। अब ये क्या होगा यहाँ से, अब ये जो है चार तरीके थे आपके मोशन पाथ को ऐड करने के लिए। आप किसका यूज करते थे, ट्रांजिशन का नहीं, लेआउट नहीं, थीम्स नहीं, किसका यूज किया जाता है, एनिमेशन का। ठीक है, एनिमेशन टैब से आप एनिमेशन को ऐड कर सकते हो जिसमें आप मोशन पाथ को भी ऐड कर सकते हो, बी ऑप्शन। और नेक्स्ट है यहाँ से, विच टैब इज यूज टू इंसर्ट पिक्चर शेप चार्ट इन पावर पॉइंट। यानी ये सब आपको इंसर्ट करनी है ये सब, ठीक है। तो ये कहाँ से इंसर्ट होंगे, ये आपके होंगे सारे सारे इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर होंगे। यानी सारे सारे आपको कहाँ मिलेंगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप। और इलस्ट्रेशन ग्रुप कहाँ मिलता है, डिजाइन इंसर्ट ट्रांजेक्शन व्यू में। कहाँ मिलता है ये, इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगा। ये कहाँ मिलता है, इंसर्ट टैब के अंदर। नेक्स्ट यहाँ से, टू डिस्प्ले योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन फुल स्क्रीन। आप फुल स्क्रीन मोड पे प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं टू द ऑडियंस के लिए, ऑडियंस के लिए मतलब फुल स्क्रीन देखना चाहते हो। विच व्यू विल यू यूज, कौन सा व्यू आप यूज करोगे, नॉर्मल व्यू तो नहीं होता फुल स्क्रीन पे, ठीक है। आउटलाइन आप क्या करते हो, आउटलाइन कब होता है, जब आप टेक्स्ट एडिट करना चाहते हैं तब काम में लेते हैं, ठीक है। नोट्स पेज, जब आपको स्लाइड्स के साथ नोट्स को देखना हो तब हम काम में लेते हैं। कौन सा काम में लेते हैं फुल स्क्रीन के लिए, स्लाइड्स और व्यू को काम में लेते हैं ऑडियंस के लिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ से, यू आर प्रिपेयरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं बिजनेस मीटिंग के लिए। यू वांट टू इंश्योर योर कंपनी लोगो, आपका कंपनी का जो लोगो है वो चाहते हो कि सेम जगह पे सभी स्लाइड्स में योर स्लाइड विदाउट एडिंग ए मैन्युअली। आप मैन्युअली ऐड नहीं करना चाहते, सभी स्लाइड्स में आप चाहते हो कि आपके कंपनी का लोगो ऐड हो जाए। हाउ कैन यू अचीव दिस एफिशिएंटली, किस तरह से अचीव कर सकते हो ये चीज आप, और एफिशिएंटली देखिए यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करोगे लोगों को। इंसर्ट द लोगो इन स्लाइड मास्टर, यूज द मेल मर्ज। पहली बात तो मेल मर्ज का यहाँ से क्या लेना देना। क्रिएट ए न्यू कस्टम एनिमेशन, एनिमेशन का क्या नहीं। कॉपी पेस्ट ना। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे बढ़िया तरीका है आप स्लाइड मास्टर का यूज कीजिए। स्लाइड मास्टर से आप क्या कर सकते हो, कंपनी का लोगो नेम आप सेम जगह पे सभी स्लाइड्स में एक साथ रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ से, विच व्यू इन पावर पॉइंट इज बेस्ट फॉर रीअरेंजिंग, यानी रीअरेंजिंग द ऑर्डर ऑफ योर स्लाइड्स का, सभी स्लाइड्स का आप रीऑर्डर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कौन सा व्यू होगा। नॉर्मल व्यू होता है वन बाय वन एडिट करने के लिए स्लाइड्स को, इसका यूज तो होगा नहीं, ठीक है। रीडिंग व्यू होता है जब आपको स्लाइड्स को रीड करना हो जिसमें आपकी स्टेटस बार और टाइटल बार शो होंगी। फुल स्क्रीन पे शो नहीं होता ये, लेकिन जस्ट फुल स्क्रीन की तरह ही होता है, ये भी नहीं होगा। आउटलाइन टेक्स्ट एडिटिंग के लिए होता है, कौन सा होगा, स्लाइड सॉर्टर। अब इस स्लाइड सॉर्टर की आप बात की जाती है रीऑर्डर के काम में लेते हैं हम, ठीक है। रीऑर्डर के लिए सभी स्लाइड्स को थंबनेल में देखना हो, सभी स्लाइड्स को थंबनेल में देखना हो तब काम में लेते हैं, ठीक है। और रिहर्सल टाइम देखना हो सभी स्लाइड्स का
रिहर्सल टाइम देखना हो सभी स्लाइड्स का तब हम काम में लेते हैं। अगर आपको ट्रांजिशन सभी स्लाइड्स में वन बाय वन ट्रांजिशन लगाना हो तब काम में लेते हैं। ये चार यूज आप ध्यान रखना इसके स्लाइड सॉर्टर के, चार ये यूज ध्यान रखना, ये स्लाइड सॉर्टर के मेन है। ठीक है, रीऑर्डरिंग यानी रीअरेंज, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है अंडर द इंसर्ट टैब विच फीचर इज यूज टू क्रिएट ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोसेस साइकिल हिरारकी। ये कहाँ मिलते हैं? साइकिल हिरारकी हो गया, लिस्ट हो गया, ये प्रोसेस हो गया, इस तरह के जो होते हैं विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन करना हो अपने डेटा को, आइडिया को, ये क्या होता है? स्मार्ट आर्ट होता है। क्या होता है? स्मार्ट आर्ट। देखो चार तो है नहीं, ठीक है, सेव भी नहीं है, वर्ड आर्ट तो डेकोरेटिव टेक्स्ट हो गए, तो बचा कौन सा? स्मार्ट आर्ट। ठीक है, इसके बाद है ये क्वेश्चन सा, आप देख के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा आपके सामने। ठीक है, देखिए यहां से, इसके बाद है यहाँ से व्हेन यू प्रेजेंटिंग यूजिंग टू स्क्रीन, दो स्क्रीन, सच है जो लैपटॉप, एक लैपटॉप है मान लो, एक प्रोजेक्टर है, और मैंने शायद क्लास के अंदर भी ऐसे ही कहा था, मैंने कहा जब दो हो यहाँ पे स्क्रीन तब ये काम में बेसिकली आप लेते हैं ये वाला। व्हाट इज द प्रेजेंटेटिव व्यू? प्रेजेंटेटिव व्यू तब काम में लिया जाता है, यहाँ से हमने देखा भी था क्लास के अंदर। यूजुअली डिस्प्ले ऑन योर लैपटॉप स्क्रीन, तो आप लैपटॉप स्क्रीन पे क्या देखते हो जब आप प्रेजेंटेटिव व्यू पे क्लिक करते हो? प्रेजेंटेटिव व्यू आता है आपका स्लाइड शो टैब के अंदर, उस पर टिक करते हैं तो प्रेजेंटेटिव व्यू से होगा क्या? प्रेजेंटेटिव व्यू से ये होता है कि आप जो अपनी जो करंट स्लाइड है वो तो देख ही पा रहे हो, वो ऑडियंस को भी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड को भी देख सकते हो कि इसके बाद कौन सी स्लाइड आएगी, साथ में स्पीकर नोट्स भी देख सकते हो, जो सबसे अच्छा होता है, यानी उस स्लाइड से रिलेटेड जो आपके नोट्स लिखे हुए हैं वो भी आप देख सकते हो। यही फायदा होता है प्रेजेंटेटिव व्यू, लेकिन ऑडियंस को केवल जो करंट स्लाइड है ना वही दिखाई देती है। ठीक है, प्रोजेक्टर जो है उस पे इट्स सो ब्लैंक स्क्रीन टू अवॉइड, नहीं ऐसा नहीं है, ध्यान भटकाने के लिए, बचने के लिए खाली स्क्रीन दिखाता है ना, ऐसा थोड़ी है, ये इसका यूज ये थोड़ी था प्रेजेंटेटिव व्यू का। इट्स सो एग्जैक्टली व्हाट द ऑडियंस सी इन द प्रोजेक्टर स्क्रीन, ऐसा थोड़ी कि जो ऑडियंस देखना चाहती है उसे भी दिखाता है, प्रेजेंटेटिव व्यू का मतलब ये नहीं था। ठीक है, इट्स सो द करंट स्लाइड, करंट स्लाइड को दिखाता है, नेक्स्ट स्लाइड दिखाता है, स्पीकर नोट्स दिखाता है, और टाइमर भी दिखाता है साथ में। यही बात इसकी सही है, यही प्रेजेंटेटिव व्यू होता है। इट्स सो ओनली योर डेस्कटॉप व्हाइल द प्रेजेंटेटिंग अपीयर, नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसके बाद है इन पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज will have display each slide at the top of the page where you can add speaker notes। अगर आपको यहाँ से क्या करा है, यहाँ से प्रत्येक स्लाइड के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पेज यू कैन ऐड स्पीकर नोट्स को ऐड कर सकते हो। स्पीकर नोट्स किस में से ऐड करेंगे? अब सिंपल सी बात है, रीडिंग व्यू में तो ऐड नहीं करेंगे, स्पीकर स्पीकर पेज है ही नहीं कुछ ऐसा, ये तो केवल भ्रमित करने के लिए दिया है। 3D व्यू नहीं, नोट्स पेज का यूज करते हैं हम यहाँ से, किसका? नोट्स पेज का। ठीक है, इसके बाद है यहाँ से इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एनिमेशन मेनली डिसाइड, जो एनिमेशन है वो क्या डिसाइड करती है आपको यहाँ से दे, हाउ द स्लाइड रोटेट, स्लाइड कैसे रोटेट होंगी, स्लाइड की जो बात करता है वो करता है आपका ट्रांजिशन, नॉट एनिमेशन। हाउ द स्लाइड्स अपीयर, स्लाइड्स कैसे अपीयर होगी, नहीं, हाउ द आइटम्स, यानी स्लाइड्स के अंदर जो आइटम है वो किस तरह से आएंगे, यही आपका एनिमेशन होता है। ठीक है, यही टेक्स्ट कैसे दिखाएंगे, तो फोन का काम है टेक्स्ट कैसे दिखाई देंगे। स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स या टेक्स्ट हैं वो उनको इफेक्टिव बनाने के लिए हम एनिमेशन का यूज करते हैं, जो चार तरीके थे आपके, चार तरीके से आप अप्लाई करते हो। ठीक है, इसके बाद यहां से है व्हाट इज स्पेशल इफेक्ट इज कॉल्ड द अकर व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू नेक्स्ट ड्यूरिंग ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन, यानी ये कह रहा है कि आप यहां से एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में मूव करते हो नेक्स्ट ड्यूरिंग ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन, तो क्या होगा यहाँ से? इफेक्ट, कस्टम एनिमेशन, प्रेजेंट एनिमेशन, क्या होता है? ट्रांजिशन होता है, यही तो होता है। इसके बाद देखिए यहाँ से द पावर पॉइंट डैश डैश करके स्लाइड इंट्रोड्यूस द टॉपिक और सेट द टोन फॉर द एंटायर प्रेजेंटेशन, यानी पूरे प्रेजेंटेशन की जो आपकी जो फर्स्ट स्लाइड है ना वो कौन सी होती है, आपको पता है डिफॉल्ट स्लाइड ही होती है वो। ठीक है, मास्टर स्लाइड नहीं,
कौन सी स्लाइड होता है? थीम नहीं, कौन सी होगी? टाइटल स्लाइड होती है भाई। जो आप देखते हो डिफॉल्ट यही होती है, टाइटल स्लाइड, जिसमें क्लिक टू ऐड नोट्स, क्लिक टू सब नोट्स, ऐसा ही तो लिखा होता है। प्लेस होल्डर दो होते हैं उसमें, डिफॉल्ट वाले में, ठीक है, जो टाइटल स्लाइड होती है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज ऑफ MS PowerPoint 365 प्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू एडिट द अपीयरेंस ऑफ प्रेजेंटेशन? हैंडआउट। हैंडआउट किसके लिए होते हैं? हैंडआउट देखिए आपके, आप एक पेज को, दो पेज को, मतलब एक स्लाइड को, दो स्लाइड को, तीन स्लाइड को, चार स्लाइड को, छह को कर सकते हो, 9 स्लाइड्स को आप, ठीक है, ये एक पेज पे आप प्रिंट कर सकते हो। एक पेज पे आप इतनी इतनी स्लाइड्स को प्रिंट करते हो, दैट इज हैंडआउट। हैंडआउट का मतलब ये होता है कि आप स्लाइड्स को प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। आप एक पेज के ऊपर एक भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, चार, छह और 9, मैक्सिमम 9 स्लाइड्स प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अब ये कह रहा है हैंडआउट, ठीक है। लेआउट, हेडर, फुटर, ये प्लेस होल्डर्स होते हैं आपके, ठीक है। डेट, ये सब प्लेस होल्डर होते हैं। ये किस में होते हैं? ये आपके मिलेंगे नोट्स मास्टर में, नोट्स मास्टर, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, हैंडआउट की बात कर रहे हैं ना, सॉरी। हैंडआउट मास्टर किस में होंगे? हैंडआउट मास्टर में होंगे। भाई हैंडआउट जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? ऑडियंस के लिए होते हैं, ठीक है। किसके लिए होते हैं? ऑडियंस के लिए। देखो यहाँ से लिखा भी होगा, यहाँ पे इंक्लूड है, ये नहीं लिखा, ऑडियंस के लिए होते हैं, ठीक है। किसके लिए होते हैं? हैंडआउट मास्टर होगा। तीन ही तरह के मास्टर होते हैं, स्लाइड मास्टर, नोट्स मास्टर और हैंडआउट मास्टर, तीन ही मास्टर हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से, व्हाट आर द करेक्ट स्टेप फॉर क्रिएटिंग ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन? एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपको यहाँ से क्रिएट करनी हो। सिंपल सी बात, आप कहाँ से क्रिएट करोगे? आप जाते हो कहाँ पे? न्यू पे? नहीं, न्यू पे ऐसे थोड़ी जाएंगे हम। ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ना ना ना, ऐसे थोड़ी होगा। फाइल ब्लैंक, ना ना ना, ऐसे भी नहीं होता। कैसे तरीका होता है? आप सबसे पहले फाइल पे जाओगे, न्यू पे जाओगे। आप टेम्पलेट से क्रिएट करते हो तो भी न्यू पर जाते हो। अगर आपको टेम्पलेट से क्रिएट करनी हो आप प्रेजेंटेशन, तो भी आप न्यू पे जाओगे। न्यू पे जाने के बाद में आपको क्या मिलता है? ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ये वाला तरीका आपका सही है, बी। इसके बाद है नेक्स्ट है यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू ग्रुप द सिलेक्टेड शेप टुगेदर इन MS PowerPoint 2007 स्लाइड्स? यानी स्लाइड्स को, जैसे मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ से ये आप यहाँ से क्या कर रहे हो, यहाँ से ये जो स्लाइड्स हैं इस तरह से, ये स्लाइड का शेप है, ये आप करना क्या चाहते हो? इनको एक साथ करना चाहते हो, ये मतलब आप ये करना चाहते हो यहाँ से, ये एक साथ हो यहाँ से, भाई ये सारी सारी एक साथ ग्रुप बन जाए, इनका इनका ग्रुप बन जाए इनका। यही तो काम कर रहे हो। तो ग्रुप बनाना हो तो हम यहाँ से कौन सी कीज यूज करते हैं? कंट्रोल के साथ जी। और अनग्रुप करना हो, अनग्रुप करना हो तो भाई सिंपल सी बात है, ये तो हमने कई बार पढ़ा है कि ऐसा जब भी हो तो ऑलमोस्ट आपकी कीज शिफ्ट बीच में आ जाती है यहाँ से, यही है। तो आपसे कहा क्या है? आपसे कहा है यहाँ से सेलेक्टेड शेप के टुगेदर ग्रुप बनाना है यहाँ से, ठीक है। तो ग्रुप बनाना है तो ये लीजिए कंट्रोल जी, और अनग्रुप करना होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी, और कंट्रोल वाई रीडो करने के लिए आप काम में लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो जी, कंट्रोल जी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन MS PowerPoint वी कैन रन स्लाइड शो फ्रॉम ए बिगनिंग यूजिंग। अगर आप यहाँ से स्लाइड शो बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हो, बिगनिंग से, तो यहां से कौन सी कीज होती है? बिगनिंग के लिए जो कीज होती है वो होती है आपकी F5, ठीक है। और करंट स्लाइड से आप कर रहे हो तो कौन सी कीज होती है? शिफ्ट के साथ F5। वर्तमान स्लाइड से अगर स्लाइड शो चालू करना चाहते हैं तब ये होती है। तो आपसे क्या कहा है? बिगनिंग F5, ये रहा F5, और शिफ्ट प्लस F5, ये रहा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ये बाकी आपका F7 स्पेलिंग के लिए है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ से, हाउ मेनी स्लाइड्स लेआउट ऑफ ऑफिस थीम आर अवेलेबल इन न्यू स्लाइड्स डायलॉग बॉक्स? कितनी तरह के आपके लेआउट आपको डिफॉल्ट रूप से मिलते हैं यहाँ से? कितने लेआउट मिलेंगे? जैसे आपका टाइटल स्लाइड हो गया, टाइटल ओनली स्लाइड्स हो गया, ब्लैंक लेआउट हो गया, ये इस तरह से आपके आते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं? ये होते हैं 9, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ से, कैन वी क्रिएट ए MP4 फाइल? क्या हम यहाँ से MP4 फाइल क्रिएट कर सकते हैं और फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए? ये कहना चाह रहा है कि आपकी जो स्लाइड्स है ना, स्लाइड्स हैं, क्या उनको आप देखो, स्लाइड्स को हम .pdf में सेव कर सकते हैं, किसी भी इमेज फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, .mp4 में भी सेव किया था हमने प्रेजेंटेशन,
ध्यान हो तो, हमने वीडियो बना दिया था हमने तो ये कह रहा है क्या हम MP4 फाइल में उसको सेव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, वी कैन नहीं, वी कैन क्रिएट ओनली MP3 नहीं, वी कैन क्रिएट ओनली एनिमेशन नहीं, हम वी कैन क्रिएट MP4 फाइल क्रिएट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। ऐसा हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा था, MP4 फाइल बनाई थी हमने, यहाँ पे वीडियो बना दिया था हमने। इसके बाद देखिए यहाँ से मैच द टर्म इन कॉलम 1, इसका कॉलम 2 के साथ इसको मैच करना है यहाँ से। आप देखिए रिबन 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 में क्या होते हैं, यहाँ से रिबन में आपके टैब होते हैं और टैब के अंदर ग्रुप्स होते हैं, टैब टैब के अंदर ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के अंदर कमांड्स होती हैं। तो यहाँ से देखिए किसके साथ इंक्लूड द स्लाइड नोट्स, नहीं ये नहीं होता। डिस्प्ले कमांड्स फॉर मैनेजिंग फाइल नहीं, द स्लाइड्स यूर एडिटिंग के लिए नहीं, रिबन टूल दैट ओपन ए डायलॉग बुक नहीं। कौन सा हो जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा आपका ये वाला। यहाँ से एक टूल बार होगा दैट प्रेजेंट्स टूल रिलेटेड ग्रुप, रिलेटेड ग्रुप, और ये आपका एक ही ऑप्शन में है, ध्यान रखनी। ये लीजिए एक ही ऑप्शन में है, बाकी हम और भी मैच कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ से सेकंड का नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू आप देखते हो डिफॉल्ट व्यू यही होता है, डिफॉल्ट व्यू यही होता है। इस व्यू में आप स्लाइड देखते हो, स्लाइड के साइड में आप स्लाइड मिनीचर देखते हो, नीचे आप नोट्स देखते हो, यही देखते हो नोट्स, स्लाइड पेन्स देखते हो मतलब स्लाइड मिनीचर देखते हो, और स्लाइड्स, ये बात भी ठीक है यहाँ से। इसके बाद यहाँ से करंट स्लाइड का मतलब आप उस स्लाइड्स को एडिट कर सकते हो, यही है करंट स्लाइड का मतलब, आप एडिट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ से बैक स्टेज व्यू का मतलब, बैक स्टेज डिस्प्ले कमांड्स मतलब, बैक स्टेज व्यू मतलब फाइल टाइप की बात कर रहा है ये, किसकी बात कर रहा है? फाइल टाइप की। डिस्प्ले कमांड्स फॉर मैनेजिंग फाइल्स, ठीक है। डायलॉग बॉक्स लॉन्च, जब आप रिबन टेल के वो जो फोन डायलॉग बॉक्स लॉन्च किया होता है ना, वो उसी में तो किया था हमने यहाँ से। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है, राइट ऑप्शन होगा बी, ध्यान रखना बी होगा, ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस इजी जरूर हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ से बहुत अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। आप देखिए यहाँ से in the context of MS PowerPoint presentation software, which of the following statements are true? इनमें से कौन सी बात सही है? देखिए यहाँ से सही है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड के अंदर वो टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती है, मोर हो सकती है। प्लेस होल्डर देखिए यहाँ से 2018 में प्लेस होल्डर का पूछा था। आप प्लेस होल्डर क्या है? प्लेस होल्डर के अंदर आप क्या रख सकते हो? प्लेस होल्डर टेक्स्ट भी रखता है, ऑब्जेक्ट भी रखता है। हमने यही तो बात की थी, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट रखता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? आपके आप पिक्चर हो सकती है, वो आपकी ऑडियो वीडियो हो सकती है, ठीक है, दैट मीन्स उसको प्लेस होल्डर कहते हैं। यही था हमारे नेक्स्ट प्लेस होल्डर पे जाने के लिए कीज भी हमने बात की थी, कंट्रोल के साथ एंटर की नेक्स्ट प्लेस होल्डर पे जाने के लिए, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ये तो MS पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली ओपन, क्या अपने आप ही ओपन हो जाता है पावर पॉइंट जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करते हैं? अब बताओ, आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन किया, क्या पावर पॉइंट ओपन हुआ था कभी आपका? मेरा तो हुआ नहीं, तो आपका भी नहीं हुआ होगा जहां तक मुझे, तो ये बात तो ये गलत कह रहा है। ये बात तो ऐसा थोड़ी होता है, जब ओपन करेंगे तभी तो ओपन होगा ऐसे। ये कह रहा है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, ये बात गलत है। ए व्यू दैट डिस्प्ले द स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन एज मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन, द स्लाइड इज कॉल्ड स्लाइड शॉर्टर व्यू। देखिए ये कह रहा है कि आपकी जो मिनिएचर में स्लाइड जो है, छोटी छोटी स्लाइड्स दिखती हैं, वो कौन से व्यू में दिखते हैं? स्लाइड शॉर्टर व्यू में दिखते हैं। व्यू डिस्प्ले द स्लाइड्स, सारी की सारी स्लाइड्स को डिस्प्ले करता है मिनिएचर छोटे छोटे रूप में। ये बात तो सही है। यहाँ से ए और सी, ये लीजिए बी ऑप्शन, ए और सी, ठीक है। इसके बाद है यहाँ से व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, MS एक्सेस का पूछा है। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन 2007, 2007 में क्या है? 2007 में क्या है? डॉट ACC DB, और 2003, और उससे पहले क्या है? डॉट MDB, यही है। तो MDB तो 2003 का है, तो ये तो करेंगे नहीं हम, ये कुछ है नहीं, तो ये तो है ही नहीं, तो बच्चा कौन सा? यही तो है, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से आ देखिए, यहाँ से इन MS एक्सेस द रिलेशनशिप ऑप्शन, आप यहाँ रिलेशनशिप जो क्रिएट करते हो वो कहाँ पे मिलता है? कौन से टैब के अंदर मिलता है? देखिए जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे सारे जो 6 ऑब्जेक्ट्स है ना,
टेबल हो गया, क्वेरीज हो गई, आपके रिपोर्ट हो गई, फॉर्म्स हो गए, मैक्रोस हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, ये छह के छह आपको मिलते हैं क्रिएट टैब के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ है नहीं। ये आपका जो मिलता है रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स आप देखते हो रिलेशनशिप, ये आपको मिलता है डेटाबेस टूल के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है? डेटाबेस टूल के अंदर, इसी के अंदर से यहाँ से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इन एमएस एक्सेस डज डेटा टाइप इज यूज टू, इनमें से कौन सा डेटा टाइप का यूज किया जाता है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करने के लिए, आप सेंटेंस स्टोर करना चाहते हैं, पैराग्राफ स्टोर करना चाहते हैं। पैराग्राफ का मतलब है कि 255 करेक्टर से ज्यादा की बात कर रही है, 255 करेक्टर से ज्यादा की बात कर रहा है, कम की बात नहीं कर रही है। ये पूछ रहा है अबाउट योर सेल्फ, हमारी जीवन में तो वैसे भी 255 से ज्यादा ही जाएगी, वो भी इस। अब यहां से देखिए, टेक्स्ट में नहीं, ये टेक्स्ट में नहीं होगा। हाइपरलिंक, ना ना ना, हाइपरलिंक की कहां से बात आ गई? और ऑब्जेक्ट, और यहां से ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड नहीं, ये यूज किया जाता है मेमो। अब जो है यहां से इसको अब जो जानते हैं, इस मेमो को अब जाना जाता है लॉन्ग टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। अब ये जो है इसको कौन से नाम से जानते हैं? लॉन्ग टेक्स्ट के नाम से जानते हैं अब। पहले इसका हुआ करता था मेमो, जो आपके पैराग्राफ को बड़े, ठीक है, ज्यादा करेक्टर्स के लिए हम काम में लेते थे। अब ये दो आपके वाइल्ड कार्ड होते हैं, एक एक होता है ये, और एक होता है ये आपको सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये सिंगल करेक्टर के लिए होता है, ये सिंगल करेक्टर। और ये आपका मल्टी करेक्टर के लिए काम में लेते हैं, मल्टी करेक्टर के लिए। ठीक है, तो यहां पे लिखा है ये कि ग्रुप ऑफ करेक्टर्स के लिए नहीं, ग्रुप ऑफ करेक्टर्स के लिए आप काम में लेते हैं ये मल्टीप्लाई वाला, दो है। एनी सिंगल करेक्टर, हाँ कोई भी सिंगल करेक्टर एक दे रखा है, दैट मीन्स आपका कोई सा भी एक सिंगल करेक्टर होगा यहां से। ठीक है, तो बी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा यहां से। इसके बाद है विच इज द वे टू सिक्योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आप पावर पॉइंट को सिक्योर कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन सही है। आप यहां से देखिए, ये आप जब सेव एज पे जाते हो, सेव एज पे जाते हो, तो वहां पे टूल्स के अंदर देखना, नीचे नीचे टूल्स आता है, वहां पे आप जनरल के अंदर जाओगे, यहां से आपको ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ये ऑप्शन मिलते हैं। आप सेलेक्ट द ऑप्शन पासवर्ड टू ओपन, ये भी देखने को मिलेगा आपको सिक्योर करने के लिए। पासवर्ड टू मॉडिफाई, ये भी देखने को मिलता है। तो बात तो सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप कर सकते हो यहाँ पे जाके सेव एज में जाके, और सेव एज कहाँ मिलेगा आपको? फाइल टाइप के अंदर मिल जाएगा, ये लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से in PowerPoint, multiple sequential slides can be selected by clicking on first slide, then hold down key while you are clicking on last slide. अब ये कह रहा है कि मल्टीपल sequential slides can be selected by clicking on first slide and then hold down करके आप यहां से लास्ट स्लाइड पे क्लिक करते हो। तो ये कह रहा है यहां से एक से अधिक स्लाइड्स को, इसका मतलब देखिए यहां से आपका ये है, यहां से ये स्लाइड्स हैं इस तरह से, इधर की साइड में इसी तरह से स्लाइड्स हैं, ये इसी तरह से स्लाइड हैं। आप इस स्लाइड को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, इस स्लाइड को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, उसके बाद होल्ड डाउन करते हो, और इस पे आप जाते हो, यहाँ पे लास्ट स्लाइड पे क्लिक करते हो। लेकिन उस बीच में अगर आप कौन सी की का यूज करते हो? शिफ्ट की का। अगर शिफ्ट की का, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शिफ्ट की का यूज करते हो तो उस केस में होगा क्या? उस केस में आपकी जैसे ही फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट स्लाइड को आप होल्ड डाउन करके इसको सेलेक्ट करते हो शिफ्ट की के साथ, तो ये सारी सारी स्लाइड आपकी सेलेक्ट हो जाती है, ऑल स्लाइड सेलेक्ट, सारी सारी स्लाइड सेलेक्ट हो जाती है। तो कौन सी कीज यूज करेंगे? शिफ्ट की, ये लीजिए शिफ्ट की। अब नॉन सीक्वेंशियल की बात की जाए तब आप कंट्रोल की यूज करते हो, एक एक को कंट्रोल की का आप अपने हिसाब से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो कंट्रोल की है। ठीक है, इसने कहा मल्टीपल सीक्वेंशियल। ठीक है, इसके बाद अच्छा क्वेश्चन ध्यान रखना, द क्वेरी दैट हैज यूज्ड टू समराइज द डेटा फ्रॉम वेरियस टेबल इज कॉल्ड। आप समराइज करने के लिए आप यहाँ पे कौन सी क्वेरी चलाते हो? ठीक है, यहाँ से कौन सी क्वेरी? एसक्यूएल क्वेरी नहीं, जॉइन क्वेरी नहीं, सिलेक्शन क्वेरी नहीं, क्रॉस टैब क्वेरी का यूज करते हो आप, सम, मैक्स, ये सब आप फंक्शंस का यूज करके आप कौन सी क्वेरी चलाते हो? क्रॉस टैब। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
In database, this type of field is used to insert various object mode इन अदर विंडोज एप्लीकेशन। देखो ध्यान रखना, अदर विंडोज एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। हमने एक हमारा ध्यान है एमएस पेंट में हम बनाते थे, ये वाला ध्यान है, ये अपना फेवरेट है नहीं, ये ऐसे हम नहीं करते थे इसको, ध्यान हो तो बनाए, और ये तो अपना फेवरेट रहता है, इसके बिना तो प्रैक्टिकल पूरा ही नहीं होता हमने। तो ये किस में किया था हमने, ये किया था ओएलई में। किस में किया था, ओएलई, ये इसी में तो किया था, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड, इसी में तो किया था ये वाला, एमएस पेंट ओपन करके ही वही पूछ रहा है ये। ठीक है, वही पूछ रहा है फील्ड यूज टू इंसर्ट वेरियस ऑब्जेक्ट मोड इन विंडोज एप्लीकेशंस, कोई सी भी आपकी, हम तो एमएस पेंट वर्क में लेते हैं, आप चाहो तो एक्सेल ओपन कर लो, चाहे कोई सा भी कर सकते हो उससे। इसके बाद है यहाँ से, इन एमएस पावर पॉइंट 2007 साइज ऑफ स्लाइड कैन बी सेट, आप साइज, स्लाइड की साइज सेट कर सकते हो A4, आप A4 करना चाहते हो, विच ऑफ द, कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन होगा, कहां से आप स्लाइड यहां से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, कहां से कर सकते हो, होम लेआउट नहीं, यहां से नहीं होता ये, इसमें किसी में नहीं होता, ये आपको कहाँ मिलते हैं, ये स्लाइड्स जो है ये आपको कहां से करोगे, आप डिजाइन में जाके कहाँ जाते हो, इसमें जाते हो डिजाइन में, पेज सेटअप के अंदर, यहां से आप लैंडस्केप पोर्ट्रेट ये भी कर सकते हो, ये यही तो करते थे हम। ठीक है, नेक्स्ट यहां से, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट टाइप ऑफ चार्ट्स के टाइप्स कौन से हैं पावर पॉइंट में। देखिए, पहली बात तो आप ये देखिए, ये क्लिप स्मार्ट आर्ट, ये चार्ट थोड़ी है, ये कोई चार्ट नहीं है, चार्ट कौन से हैं, ये दो ही तो चार्ट आपको पढ़ रखे हमने, एरिया और सरफेस, ये चार्ट ही तो है, एरिया और सरफेस। ठीक है, इसके बाद है यहाँ से, इन एमएस पावर पॉइंट विच फीचर इज स्पेशली डिजाइन टू हेल्प presentator practice their slides and control the duration of each slide during the actual presentation। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि आप विच फीचर कौन सा डिजाइन किया जाता है हेल्प, प्रैक्टिस हेल्प करने के लिए, कि किस स्लाइड्स को कितना ड्यूरेशन रखा जाएगा, मतलब स्क्रीन पे कितनी देर रखा जाता है। ये कहाँ पे आपका होता है, ये होता है आपका, देखिए ये आपका मिलेगा यहाँ से, किसमें, रिहर्सल टाइमिंग में, कहाँ मिलता है, रिहर्सल टाइम। और ये कहाँ मिलता है, ये मिलेगा आपको स्लाइड शो टैब के अंदर। कहाँ मिलेगा, स्लाइड शो टैब के अंदर। कहाँ मिलता है, स्लाइड शो टैब के अंदर। इसके अंदर मॉनिटर ग्रुप भी होता है आपका, ध्यान रखना, एक बार ऐसे भी पूछा था, मॉनिटर ग्रुप जो है वो कौन से टैब के अंदर है, इसी के अंदर मॉनिटर ग्रुप भी है, ध्यान रखना। एक बार डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया था, मॉनिटर जो ग्रुप है वो कौन से टैब के अंदर है। ठीक है, स्लाइड शो टैब। इसके बाद है विच फीचर अलाउ सेविंग प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट। अब डिफरेंट फॉर्मेट में आप प्रेजेंटेशन सेव करते हो, लाइक पीडीएफ, वीडियो, वर्ड, इनमें सेव कर सकते हो, ध्यान रखना। इंसर्ट टैब से कर सकते हो नहीं, स्लाइड शो टैब में नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था, हमने खूब पढ़े हैं, डिजाइन नहीं। ये आप चाहो तो से एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हो, ये आपको मिलेगा फाइल टैब के अंदर। कहाँ मिलता है ये, फाइल टैब के अंदर जाके आपको यहां से डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो एक्सपोर्ट का यूज करके। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट यहां से, विच ऑप्शन हाइड द स्पीकर आइकन। जो स्पीकर के जो आइकन जो है यहाँ से, जो स्पीकर के जो इस तरह से ये जो आइकन है, इसको हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए स्लाइड शो के अंदर आप किसका यूज करोगे यहाँ से, लूप अंटिल। पहली बात तो ये देखो, नाम से ऐसे क्वेश्चन तो नाम से, रिवाइंड का मतलब उसी को वापिस से रिवाइंड कर देना, नहीं, प्लेन बैकग्राउंड नहीं, कौन सा ऑप्शन देख के ही पता लग जाता है, हाइड ड्यूरिंग शो। ठीक है, इसके बाद है विच स्टेप इज रिक्वायर्ड टू रन डॉक्यूमेंट एनालिजर। ठीक है, डॉक्यूमेंट एनालिजर के लिए कहाँ मिलेगा ये डॉक्यूमेंट एनालिजर, आपका ये मिलता है यहाँ से, क्रिएट के अंदर नहीं है, ये होम के अंदर भी नहीं है, एक्सएमएल के नहीं, ये आपका मिलता है डेटाबेस टूल के अंदर, एनालिसिस ग्रुप के अंदर, डॉक्यूमेंट एनालिजर के, ये यहाँ मिलेगा आपका, ए ऑप्शन। ठीक है, ये यहाँ पे जाके मिलेगा आपको। इसके बाद है इन एमएस एक्सेस इफ यू वांट टू डिलीट द लास्ट फील्ड डिलीट करना चाहते हैं आप। ठीक है, कॉलम, मतलब लास्ट फील्ड कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड। आप यही तो करना चाह रहे हैं, जैसे ये आपका है, ये किसके अंदर होता है, इस डिजाइन व्यू के अंदर आपने देखा है, टेबल के अंदर, डिजाइन व्यू में यही तो आपका यहाँ से इसी तरह से था भाई, यहाँ से रोल नंबर हो गया, ये ऐसे ही तो था, ऑटो नंबर,
ठीक है, जैसे नेम हो गया, सो टेक्स्ट हो गया, ये इसी तरह से तो था ये। ठीक है, ये इसी तरह से था यहाँ से। तो आप इसको हटाना चाहते हो लास्ट वाले को, तो भाई इसको हटाना चाहते हो, तो सिंपल सा बात है, ये देखो यहाँ से ओपन टेबल इन डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू में ओपन करते थे, सेलेक्ट द लास्ट फील्ड, ये लास्ट, इस फील्ड को सेलेक्ट करते थे, लास्ट फील्ड रो, इस रो को सेलेक्ट करते हो, लास्ट फील्ड रो को। ठीक है, डिलीट की प्रेस करोगे और हट जाएगा, ये लो, हटा के भी देखा था हमने, तो किए हैं हमने, हटाया भी है, प्रैक्टिकल में हटाए हैं हमने। ठीक है, इसके बाद है देखिए यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज और ड्यूरिंग अ स्लाइड शो, स्लाइड शो के दौरान की कीज है, ध्यान रखना, स्लाइड शो के दौरान की कीज है यहाँ से। आप देखिए डब्ल्यू की जो है, जब आप स्लाइड शो चल रहा हो, डब्ल्यू की आपकी व्हाइट बैकग्राउंड की ब्लैंक स्लाइड आ जाती है डब्ल्यू से, और बी से आती है आपकी ब्लैंक आएगी, लेकिन बी से कैसे आएगी, ब्लैक कलर की आ जाएगी, ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड आएगा। ठीक है बात, आप देखिए यहाँ से व्हाइट आ जाती है, ये लीजिए व्हाइट स्क्रीन आ जाती है, मतलब ब्लैंक स्लाइड आ जाती है। ठीक है, और कंट्रोल पी वैसे तो होता है आपके प्रिंट के लिए, लेकिन ड्यूरिंग स्लाइड शो ये होता है आपके पेन के लिए, किसके लिए होता है, पेन के लिए। और कंट्रोल एल जो है वो लेजर डालने के लिए होता है, ठीक है, लेजर के लिए, ये लीजिए। ठीक है, और ई की जो है यहाँ से, कंट्रोल ई की जो है वो तो है इरेजर के लिए, और ई से क्या होते हैं, जो आपके जो मार्क हैं या जो इंक से जो मार्क हैं उनको इरेज करने के लिए, ये लीजिए। और ई एस सी की जो होती है वो स्लाइड शो से बाहर आने के लिए। इसमें बहुत सारी कीज की हमने चर्चा की थी यहाँ से, एरो के लिए कंट्रोल के साथ ए, ठीक है, एरो पॉइंटर के लिए कंट्रोल यू, इसके अलावा हाईलाइट के लिए कंट्रोल आई। ठीक है, और इसके अलावा हमने बात की थी यहाँ से, जितने भी आपको शो और हाइड करने हो मार्क को, कंट्रोल प्लस एम यूज किया हमने। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की यहाँ से कंट्रोल एस, आप जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको एक डायलॉग बॉक्स में देख सकते हो। ठीक है, ये कीज की हमने चर्चा ही की थी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कौन से ऑप्शन में होगा, ए का वाइट टू, दो, बी का कंट्रोल पी, कंट्रोल पी, ये लीजिए फाइव, ये लीजिए। अब बाकी तो ऑप्शन मिल ही गई, यही है, बी होगा। सी का देखिए यहाँ से, सी का चार, स्टार लेजर पॉइंटर। ठीक है, डी का थ्री, ठीक है, ई का फर्स्ट, ये लीजिए, यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, ये लीजिए। इसके बाद यहाँ से मैच द फॉलोइंग एमएस एक्सेस क्वेरीज दे रखी है, और आपसे पूछे हैं यहाँ से क्वेरीज देखे, देखिए पैरामीट्रिक क्वेरी जो है आपको पता है, ये प्रॉम्प्ट यूजर फॉर इनपुट के लिए ले, और क्राइटेरिया में आप इस वाले ब्रैकेट का यूज करते हो, ध्यान है, जो भी आप लिखते हो डायलॉग बॉक्स में ये आता है, एंटर रोल नंबर, ऐसा कुछ किया था हमने, तो ये लीजिए, तो इसी के साथ मैच हो गई। क्रॉस टैब क्वेरी आप समराइज करने के लिए डेटा को, ठीक है, मैं की टेबल, नई टेबल क्रिएट करके पुरानी टेबल में से नया डेटा लेके नई टेबल क्रिएट करने के लिए। सेलेक्ट क्वेरी, केवल आप डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं, तो ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहां से देखिए, मैच द फॉलोइंग डेटा टाइप, और इनका मैच करना है इनके साथ। देखिए यहां से सबसे पहले तो देखिए यस और नो, इधर गए, यस और नो, ये लीजिए, सी का वन, ये लीजिए पहले ही मिल गया, सी का सॉरी 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 सॉरी, सी का थ्री, सी का थ्री, ये लीजिए, ये दो ऑप्शन तो हट गई भाई, वन बिट का है यस और नो। इसके बाद यहां से आपको पता है टेक्स्ट जो होता है, शॉर्ट टेक्स्ट होता है, ये आपका क्या होता है, अप टू 255, ए का दो, एक का दो, ये रहा। ठीक है, ये लीजिए बी ऑप्शन। बाकी आप देख लेना यहाँ से, और क्या है, डेट और टाइम के लिए आप यूज लेते हो यहाँ से, ये इसी के अकॉर्डिंग बी का वन। ठीक है, 8 बाइट, करेंसी आपके कॉपर के पेपर में पूछा हुआ है, ध्यान रखना, ये वाला करेंसी वाला पहले भी पूछा जाएगा, 8 बाइट, ये ध्यान रखना, पहले भी आ रखा है, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ से। कॉपर के पेपर में पूछा होगा कि करेंसी जो डेटा टाइप होता है उसका मेमोरी जो साइज होती है कितनी होती है, 8 बाइट्स होती है। इसके बाद है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट अबाउट एमएस एक्सेस क्वेरीज, क्वेरीज के बारे में कौन सी बात गलत है, यहाँ से कौन सी गलत है। आप देखिए यहाँ से, क्वेरीज कैन फिल्टर रिकॉर्ड यूजिंग क्राइटेरिया, इसका यूज करके आप डेटा फिल्टर करते हैं, बात तो सही कह रहा है ये तो।
ठीक है। क्वेरीज के अंदर आप अपडेट कर सकते हो, कर सकते हैं। एक्शन क्वेरी होती है अपडेट क्वेरीज के लिए, डिलीट क्वेरीज के लिए। मैक ए टेबल, अपेंड क्वेरी। ठीक है, अपेंड कर, ये तो बात तो सही है। क्वेरीज कैन यूज वाइल्ड कार्ड, हमने यूज करके देखे थे वाइल्ड कार्ड करेक्टर दो, ये वाले, ये यूज करके भी देखे थे हमने, ये वाले दोनों। ये बात भी सही है। क्या ऐसा कुछ जरूरी है क्या, ये मुझे बताओ। ये कह रहा है कि ऐसा कुछ जरूरी कि ऑलवेज रिक्वायर प्राइमरी की, हमेशा प्राइमरी की चाहिए। अरे नहीं सर, हमने तो बिना हटा के भी देखा था प्राइमरी की ऐसे कोई जरूरी थोड़ी प्राइमरी की चाहिए। मत लगाओ, जरूरी तो लगाओ। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ठीक है। आपके इसमें से देखिए, आपके जो 45 क्वेश्चंस थे पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस के, इसमें से आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपके जो थे इजी कहेंगे इसको। कुछ क्वेश्चंस देख लो आप, 5 से 7 क्वेश्चंस जिनको आप कह सकते हो कि एक ठीक ठाक मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चंस थे। ठीक है। बाकी आपके जो थे वो इजी इसलिए भी थे क्योंकि इजी करवाए भी उतने ही आपने, इजी तो अपने आप ही बन जाते हैं। ठीक है। तो ये था, और ये आपको ऑफर के बारे में आपको देखो, देख भी रहे हो, रामनवमी का ऑफर है। ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट एक बार जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक जरूर कर दे। ठीक है। अच्छा, 40 प्लस राइट हैं, 45 में से 40 राइट है। ठीक है। तो ये था आपके जो अभी टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन। ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं ना, एक बार सेशन को लाइक कर दे। और आपके मेरे हिसाब से आप बता सकते हो कि देखो, टफ तो नहीं था ये 45 क्वेश्चंस। या तो इजी मानोगे, मॉडरेट मानोगे, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं मान सकते आप। ठीक है। और क्वेश्चंस ये नहीं कह सकते ये सारे सारे इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे भी हैं इसमें। ठीक है। तो इसी के साथ मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।